अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 में आपने सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करना है। तो हम इस चैप्टर में पहले सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, फिर हम इलेक्ट्रोलाइट्स को डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि 9th क्लास में केमिस्ट्री के अंदर आपने चैप्टर नंबर 7 था सॉल्यूशन से रिलेटेड, वो एक दफ़ा चैप्टर पूरा पढ़ लें, जिसमें आपसे एसिड, बेस, सॉल्ट ये सब चीज़ें डिस्कस की गई थी। उसकी बुनियाद पे ये चैप्टर आगे डिस्कस किया गया है। तो अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो इस चैप्टर को समझने में आसानी होगी। वरना हम कोशिश ये करेंगे कि यहाँ पर आपके डिटेल में चीज़ें एक एक डिस्कस कर ली जाएँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर होते जाएँ। तो चलते हैं चैप्टर के आगाज़ की तरफ। सोल्यूशन क्या होता है इस पर बात करते हैं। तो सोल्यूशन हमारे पास सिंपल एक होमोजीनियस मिक्सचर है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब आप करेंगे तो आपको एक नया कंपाउंड मिलेगा, दैट इज़ नोन एज सोल्यूशन। अब सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट का मतलब सॉलिड पार्टिकल्स और सॉल्वेंट जिसके अंदर वो डिज़ोल्व होने जा रहे हैं। अब ये लाजमी नहीं है सॉल्यूट आपके पास सॉलिड हो, लिक्विड और गैसेस भी हो सकते हैं। तो बहरहाल एक दूसरे के अंदर ये आपस में डिज़ोल्व होते हैं, मिक्स होते हैं और आपको सोल्यूशन बना के दे देते हैं। अब सोल्यूशन हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। जैसे कि हमारे पास न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं ये पानी के साथ वाटर सोल्यूशन में, प्लांट्स के अंदर, इसी तरीके से जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स है एनिमल्स के अंदर ये भी वाटर सोल्यूशन है ऑफ न्यूमरस सब्सटेंसेस। और जो हमारे पास ओशन है ये आपके पास सबसे बड़ा वाटर सोल्यूशन है। इसमें क्या होता है कि दुनिया में यानी कि अर्थ के अंदर जितने भी आपके पास मिनरल्स हैं, अर्थ क्रस्ट से मिनरल्स निकल के आपके ओशंस में ये मिक्स होते हैं, आपके पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं और ये सारे मिनरल एक वाटर सोल्यूशन बना के देते हैं। तो बेसिकली आपके पास जो पानी है उसके अंदर ये मिनरल्स ऐड होके आपको ओशन की फॉर्म में एक वाटर सॉल्युबल मिक्सचर मिल रहा है। और इसी तरीके से आपके पास जो मेडिसिन्स हैं, ये मेडिसिन्स एंड ड्रग्स वगैरह जितने भी हैं ये आपके पास सोल्यूशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपने अगर कोई लिक्विड फॉर्म में सिरप वगैरह देखा हो दवाई के तौर पे तो वो आपके पास बेसिकली सोल्यूशन होता है। तो सोल्यूशन हमारे पास बहुत अहम किरदार अदा करता है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अब सोल्यूशन इटसेल्फ क्या है, यहाँ पर डेफिनेशन आपको बताइए। क्या एक सोल्यूशन आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर आपस में मिक्सचर बना के दे रही हूँ, लेकिन लाजमी नहीं है। सिंगल फेज मिक्सचर भी आपके पास सोल्यूशन बनता है ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस। अब अगर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं तब भी आपका सोल्यूशन बनेगा। और अगर एलिमेंटल बात की जाए यानी सिंगल फेज की बात की जाए तो सिंगल फेज का मतलब सॉलिड टू सॉलिड, लिक्विड टू लिक्विड फेज सेम है। तो आपके पास इस तरीके जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा आपके पास सेपरेबल नहीं होगा, उसको आप सोल्यूशन कहते हैं। अब जिस तरीके से मैंने ऊपर डिस्कस किया आपसे कि सॉल्यूशन में दो पार्ट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपके पास वो कंपोनेंट है जो ज़्यादा मिकदार में होता है सॉल्यूशन के अंदर और ये डोमिनेटेड होता है। इसी तरीके से सॉल्यूट आपके पास, सॉल्यूट आपके कम मिकदार में होता है, सॉल्वेंट के अंदर वो डिज़ोल्व होता है। तो इस तरीके से आपके पास 3 स्टेट ऑफ मैटर हैं। तो टोटल 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बनते हैं, 3 गैसियस सोल्यूशन, इसी तरीके से 3 लिक्विड एंड 3 सॉलिड सोल्यूशंस। अब इसकी एग्जांपल इस तरह से भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप टैंक बनाते हैं या कोई भी आप इस तरीके का शरबत बनाते हैं जिसके अंदर आप सॉल्यूट डाल रहे हैं पानी के अंदर। तो आपके पास जो सॉल्यूट पानी के अंदर गया ये आपस में मिक्स होने के बाद अब सेपरेबल नहीं है। आप वो टैंक के पार्टिकल्स वापस सॉल्यूट के तौर पे यानी सॉलिड फॉर्म में नहीं निकाल सकते। तो बेसिकली आपके पास सोल्यूशन जो है वो 3 टाइप के होते हैं। ये हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। एक आपके पास सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड और तीसरा सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन आपके पास जिसमें सॉल्यूट की मिकदार कम हो, सैचुरेटेड सोल्यूशन जिसमें आपके पास मैक्सिमम सॉल्यूट की तादाद हो, और आपके पास सुपर सैचुरेटेड के मैक्सिमम तादाद यानी लिमिट से क्रॉस कर जाए बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। आप कंडीशन चेंज करते हैं और आपकी लिमिट क्रॉस हो जाती है सॉल्यूट की डिज़ोल्व करने की एबिलिटी। तो इस 3 टाइप के सोल्यूशन को हमने पीछे डिस्कस किया था। तो अब उसी की बुनियाद पे हमारा अगला टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन आपके पास चैप्टर 6 अगर याद हो, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको आप कंसंट्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो हमारे पास कंसंट्रेशन है इसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक फिजिकल यूनिट्स और एक केमिकल यूनिट्स। पहले जब आपके पास कंसंट्रेशन शुरू में डिस्कस की गई थी तब आपके पास कंसंट्रेशन को फिजिकल यूनिट्स में डिस्कस किया जाता था जो कि ग्राम्स पर लीटर या ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब था। आपके पास एग्जांपल के तौर पर 20 ग्राम्स ऑफ NaOH अगर लिया जाए पर क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सोल्यूशन
तो यहाँ पर ये जो बात हम कर रहे हैं 20 ग्राम्स ऑफ NaOH पर क्यूबिक डेसीमीटर, ये फिजिकल यूनिट्स हैं। या 10% एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, इसके अंदर 10 ग्राम्स NaCl है पर 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। अब ये जो 100 ग्राम्स की बात की गई है सोल्यूशन के ऊपर बात की गई है। तो मैंने आपको पहले बताया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिल के सोल्यूशन बनाते, तो इसका मतलब ये कि 10 ग्राम्स हमारे पास सॉल्यूट NaCl है और 90 ग्राम सॉल्वेंट यानी कि वाटर है। तो इस तरह की जो एक्सप्रेशंस हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं फिजिकल यूनिट्स। लेकिन यहाँ पर एक और टर्म कहलाती है केमिकल यूनिट्स। केमिकल यूनिट ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है और केमिकल यूनिट्स आपके पास दो हैं, एक मोलर कंसंट्रेशन, दूसरी मोलल कंसंट्रेशन। तो अब मोलर और मोलल कंसंट्रेशन को डिस्कस करते हैं। मोलर कंसंट्रेशन आपके पास क्या है? मोलर कंसंट्रेशन आपकी सिंपल नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि पर क्यूबिक डेसीमीटर या पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ये आपके रिप्रेजेंट करता है मोलर कंसंट्रेशन। आप क्या कर रहे हैं, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं किसी भी सॉल्यूट के, ये कितने डिज़ोल्व हो रहे हैं या किसी भी सोल्यूशन में कितने कंटेन हो रहे हैं, अगर आपके पास वॉल्यूम 1 क्यूबिक डेसीमीटर यानी कि 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल 1 मोलर ऑफ सोल्यूशन आपके पास सोडियम कार्बोनेट का कंटेन्स 106 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट, और इसको आप डिज़ोल्व करते हैं पर लीटर ऑफ सोल्यूशन यानी 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर। तो आपके पास अब जो वो सोल्यूशन बना है जिसमें आपने 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डाला था जो कि उसका मॉलिक्यूलर मास है, तो ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है मोलैरिटी को। इसको हम कहते हैं 1 मोलर सोल्यूशन। तो 1 मोलर सोल्यूशन इस तरीके से आप निकालते हैं, जितना आपके पास मॉलिक्यूलर मास है उतने ग्राम्स में आप उस सब्सटेंस को लें और उसे डिज़ोल्व कर दें 1 लीटर के अंदर। और इसी तरीके से अगर बात की जाए 0.5 मोलर यानी हाफ मोलर सोल्यूशन की, तो इसका मतलब क्या है, जितना आपका मॉलिक्यूलर मास है उसका हाफ ले लें, 106 का हाफ करें 53 ग्राम्स आता है, इसे डिज़ोल्व कर दें आप अपने 1 मोलर सोल्यूशन के अंदर, तो आपके पास इस तरीके से मोलर कंसंट्रेशन आ जाती है। और इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक है मोलल कंसंट्रेशन का। मोलल कंसंट्रेशन और मोलर कंसंट्रेशन में एक मामूली सा फ़र्क है। मोलल कंसंट्रेशन आप रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, मोलर कंसंट्रेशन आप कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते थे, और मोलल कंसंट्रेशन सिंपली आपके पास नंबर ऑफ मोल्स उसी तरीके से, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम के बजाय आपका सॉल्यूट डिज़ोल्व किया जा रहा है पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। वहाँ पर आप पर लीटर ऑफ सोल्यूशन की बात करते हैं, यहाँ पर आप सोल्यूशन की नहीं सॉल्वेंट की बात करते हैं कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से कि आप अगर 1 मोलल सोल्यूशन लें उसी तरीके से अपना सोडियम कार्बोनेट का, तो उसका मॉलिक्यूलर मास जो कि 106 ग्राम्स था, इसको आप लें और इसे डिज़ोल्व कर दें 1000 यानी कि 1 किलोग्राम ऑफ वाटर जो कि सॉल्वेंट है उसके अंदर, तो जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा कि ये 1 मोलल सोल्यूशन है। यानी कि आप इसके अंदर 1000 ग्राम का मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर अपना सोडियम कार्बोनेट डाल रहे हैं जो कि 106 ग्राम्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर 1 है। इसी तरीके से अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास 0.5 यानी हाफ मोलल सोल्यूशन है, तो आप दोबारा से 53 ग्राम जो कि हाफ है आपके पास मॉलिक्यूलर मास का, इसको आप ऐड करवाएंगे अपने 1 किलोग्राम ऑफ वाटर जो कि सॉल्वेंट है उसके अंदर, तो जो आंसर आएगा दैट विल गिव यू द मोलल कंसंट्रेशन। तो मोलर कंसंट्रेशन और मोलल कंसंट्रेशन ये दो आपके कॉन्सेप्ट हैं केमिकल यूनिट्स के। कंसंट्रेशन को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, आगे भी इसी तरीके से हमने पूरे चैप्टर में रिप्रेजेंटेशन करनी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के वर्ड से यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें समझ आ जानी चाहिए कि इसमें हाइड्रा यानी वाटर का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, वाटर यहाँ पर ऐड हो रहा है। अब वाटर हमें पता है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और वो पोलर नेचर अपने अंदर रखता है, ज़ाहिर है आपका पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, ये आपके पास डिज़ोल्व कर देता है ज़्यादातर सब्सटेंसेस को अपने अंदर। अब जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं ज़्यादातर आपके पास डिज़ोल्व हो जाते हैं फ़ौरन से वाटर के अंदर, जिसे हम कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ द आयंस। ये जो आपके आयनिक कंपाउंड्स डिज़ोल्व हो गए, अपने आयंस में ब्रेक हो गए और आपके वाटर के अंदर ये कम्प्लीटली आयनाइज हो गए, इसे कहा जाता है हाइड्रेशन ऑफ द आयंस। अब एक हाइड्रेटेड आयन आपके पास क्या है? हाइड्रेटेड आयन आपके पास वो आयन है जिसके इर्द गिर्द वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हों, वाटर मॉलिक्यूल से वो सराउंडेड हो। अब जब आपके पास कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होगा, तो आपके पास वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगी। तो जो पॉजिटिव आयन है वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल,
और जो नेगेटिव आयन है दैट विल अट्रैक्ट टू द पॉजिटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब किसी भी सोल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जिससे कोई भी आपका एलिमेंट सराउंडेड है ये इनडेफिनेट होते हैं, यानी कि इनकी कोई ख़ास मिकदार नहीं होती। लेकिन जब आप अपने सोल्यूशन को इवेपोरेट करते हैं तो वाटर इवेपोरेट होता है, और जो आपने सॉल्ट यानी कि सॉल्यूट डाला था उसके इर्द गिर्द आपके पास कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइज हो जाते हैं और आपके पास एक प्रिसाइज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मिल जाते हैं जिसे आप कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इस प्रोसेस से जो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स आपके सॉल्ट के इर्द गिर्द यानी कि सॉल्यूट के इर्द गिर्द आपके सराउंडेड हो गए, इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को जब आप चेक करते हैं तो आपके पास इस तरह के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक डेफिनेट अमाउंट में मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड एक सॉल्यूट है, एक सॉल्ट है, इसे आप क्या कर रहे हैं पानी के अंदर रिक्रिस्टलाइज करना चाह रहे हैं। इटसेल्फ आपका सॉलिड है क्रिस्टल फॉर्म में, आप उसे रिक्रिस्टलाइज कर रहे हैं, तो आपके पास जब क्रिस्टलाइज फॉर्म आएगी तो क्रिस्टलाइज सॉल्ट ये आपके पास इसकी कंपोजिशन के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होंगे। ये सेपरेटेबल नहीं है, ये इसी के साथ अब हिस्सा बन गया इस मॉलिक्यूल का। तो आपके पास जितने भी मैग्नीशियम आयन होंगे उन सब के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंडेड होंगे। ये आपके पास स्ट्रक्चर इनका चेंज हो जाएगा। अगर सिर्फ मैग्नीशियम क्लोराइड होता तो आपके पास ये क्रिस्टल फॉर्म में नहीं होगा, ये आपके पास ज़्यादातर पाउडर या सॉल्ट जिस तरह आपके पास होता है उस फॉर्म में होगा। लेकिन जब आपने इसमें पानी ऐड कर दिया और फिर पानी जो एक्स्ट्रा था उसे इवेपोरेट करवाया, अब जो वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो गया वो अटैच्ड पार्ट आपके पास क्रिस्टल फॉर्म कर रहा है और वो आपका सेपरेबल नहीं है, इसीलिए आप उसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ पर एक बात आपसे लिखी हुई है कि आपके पास जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड और इसके साथ ये वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है, ये आपके पास क्रिस्टल फॉर्म तो कर रहा है लेकिन ये ड्राई यानी कि आपको बिल्कुल खुश्क नज़र आता है। तो आपके पास सिर्फ मैग्नीशियम क्लोराइड और इस तरह के मॉलिक्यूल के साथ ये चीज़ नज़र आती है। अब आगे कुछ डायग्राम है इसी से रिलेटेड, इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास यहाँ पर एक मैग्नीशियम यहाँ पर आयन है, इसके साथ नेगेटिव पार्ट वाटर मॉलिक्यूल्स का सराउंडेड है। ये 6 आपके पास हिस्से हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये 6 ऑक्सीजन सारे के सारे इसके साथ अटैच्ड हुए हैं और इस तरीके का आपका एक स्ट्रक्चर बन गया है जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको नज़र आ रही है, ब्रेक बहुत मुश्किल से होगी। अब क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतने आसानी से ब्रेक नहीं होती, इस वजह से ये आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स अब एक पार्ट बन गया आपके मैग्नीशियम क्लोराइड का। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं। आपके पास जो एबिलिटी है किसी भी आयन की टू फॉर्म हाइड्रेट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज डेंसिटी। ये आपके पास हाइड्रेट फॉर्म करने की एबिलिटी चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है। अब चार्ज डेंसिटी क्या है? चार्ज डेंसिटी आपके पास साइज ऑफ द आयन एंड इट्स चार्ज, किसी भी एटम का किसी भी आयन का साइज देखा जाता है और उसके ऊपर चार्ज देखा जाता है और फिर उस लिहाज से उसकी चार्ज डेंसिटी मालूम की जाती है। जितना कम साइज़ होगा और ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा आपके पास चार्ज डेंसिटी होगी। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम आपके पास ग्रेटर रखता है चार्ज डेंसिटी देन ब्रोमीन, और इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर जितने भी और दूसरे एलिमेंट्स हैं जिनका साइज़ छोटा है और चार्ज उनके ऊपर ज़्यादा है तो वो सारे के सारे आपके पास चार्ज डेंसिटी ज़्यादा रखते हैं। और अमूमन ये देखा गया है कि आपके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ज़्यादातर पॉजिटिव आयंस के साथ अटैच्ड होते हैं, इनके साथ एसोसिएटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कॉपर क्लोराइड है, ये आपका जब क्रिस्टलाइज होता है तो इसकी कंपोजिशन में 4 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं और ये आपके कॉपर के साथ अटैच होकर एक स्क्वायर प्लेनर की तरीके से बन जाते हैं। यही सारी बातें आपके पास यहाँ पर इस तरीके से लिखी हुई हैं। आपके पास यहाँ पर एक रेडियस बता दिया कि इन एलिमेंट्स का, इन आयंस का रेडियस क्या है, और जैसे जैसे आपका रेडियस कम हो रहा है या रेडियस आपके पास बढ़ रहा है तो उस लिहाज से उनकी चार्ज डेंसिटी भी डिस्कस की गई है। यहाँ पर आपके पास जो अरेंजमेंट रखी गई है तो ये चार्ज डेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, यानी कि इसकी चार्ज डेंसिटी सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा इसकी, फिर उससे ज़्यादा इसकी करते करते ये सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी अपने अंदर रखता है। वजह उसकी क्या है? इनके ऊपर चार्ज ज़्यादा हैं, इस तरीके से चार्ज कम होते होते सबसे कम चार्ज ब्रोमीन के ऊपर है। तो आपके पास चार्ज डेंसिटी इस तरीके से जर्नली मालूम की जाती है। ये आपके पास वही क्यूप्रस क्लोराइड की स्क्वायर प्लेनर फॉर्म यहाँ पर डिस्कस की गई है।
तो चलते हैं अब आगे जो हमारा टॉपिक है हाइड्रेशन की तरफ। आपके पास ये एक इक्वेशन गिवन है जिसके अंदर आपको बताया है कि अगर आपके पास इस तरीके का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइज हाइड्रेट आ जाए, यानी हाइड्रेटेड फॉर्म आ जाए किसी भी सॉल्ट की, उस हाइड्रेटेड सॉल्ट को अगर आपने एनहाइड्रस सॉल्ट बनाना है, यानी कि उसके अंदर का ये वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, तो आप क्या करें, उसको सिंपली इतना हीट करें कि आपके पास वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाए। अब जो आपके पास ये वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, पीछे जो सॉल्ट आपके पास रह जाएगा ये क्रिस्टल के बजाय पाउडर्ड फॉर्म में होगा, एनहाइड्रस फॉर्म में होगा। तो ये सारी बातें थी आपके पास हाइड्रेशन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस क्या है? हाइड्रोलिसिस सिंपली रिएक्शन ऑफ वाटर विद अदर सब्सटेंसेस है। आप किसी भी रिएक्शन के अंदर वाटर अगर इंक्लूड करेंगे तो वो रिएक्शन हाइड्रोलिसिस के थ्रू होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में नॉर्मल सॉल्ट को डिज़ोल्व करवा दें तो आपके पास 3 कैटेगरीज के सॉल्यूशन बन सकते हैं। एक न्यूट्रल, दूसरा एसिडिक, तीसरा बेसिक, जिसको आप अल्कलाइन भी कहते हैं। डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्ट के ऊपर। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एसिडिक होगा, सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन आपका बेसिक होगा यानी कि अल्कलाइन होगा, और NaCl का सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल होगा। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्ट के ऊपर कि आपके पास किस तरीके का एक्वस सॉल्यूशन होगा और उसकी नेचर क्या होगी। तो इस बिहेवियर को समझने के लिए आपके पास ये जो सॉल्ट रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, इस बिहेवियर को समझने के लिए हमें हाइड्रोलिसिस समझना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका रिएक्शन हो रहा है वो टोटली हाइड्रोलिसिस के थ्रू हो रहा है। तो उसकी डेफिनेशन आपके पास सिंपल सी ये है कि जो रिएक्शन आपके पास हो रहा है ऑफ कैटाइंस और एनाइन या दोनों का विद वाटर, और उससे आपकी pH में चेंज आ रहा है, इस रिएक्शन को आप कहते हैं हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस आपके पास ज़्यादातर तब होता है जब आपके पास pH में चेंज आ रहा हो। फॉर एग्जांपल, आपका एक्वस सॉल्यूशन है अमोनियम क्लोराइड का, ये टर्न करता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में। क्यों? क्योंकि इसकी एसिडिक नेचर है। तो लिटमस पेपर आपको अगर पता हो तो ये आपके पास एक इंडिकेटर है। इसी चैप्टर में हम इंडिकेटर्स भी डिस्कस करेंगे, तो आगे चल के इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सिंपल सी आपकी इक्वेशन है, आपके पाहिर ये वाटर मॉलिक्यूल है, ज़ाहिर एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं, और ये आपका अमोनियम क्लोराइड है। आपके पास यहाँ से ये अपने आयंस में ब्रेक होंगे, आपके पास अमोनिया अलग होगा और क्लोरीन अलग होगा। इसी तरीके से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल आयन ये अलग अलग हो जाएंगे। अब ये आपस में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने के बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl बनाएंगे। ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है, ये आपका वीक बेस कहलाता है। अब क्योंकि आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड मौजूद है और साथ में वीक बेस है, तो ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपके पास इस स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब कि हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। तो जब आपकी हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो इट मीन्स कि आपके पास pH उसकी टुवर्ड्स एसिडिक मीडियम जाएगी और आपके पास जो नेचर होगी वो एसिडिक होगी। इसी तरीके से अगर आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम कार्बोनेट का, तो पीछे हमने पढ़ा कि ये बेसिक सॉल्यूशन बनाता है। तो जब आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, आपके पास यहाँ पर जिस तरीके से इक्वेशन गिवन है, आपके पास वाटर से ये रिएक्ट करेगा, आपको स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड बना के देगा। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी और आपके पास जो pH है वो टुवर्ड्स बेसिक जाएगी। पिछले रिएक्शन में आपके पास टुवर्ड एसिडिक जा रही थी। और तीसरी कैटेगरी आपके पास इसी तरीके से NaCl। तो आपका जो कॉमन सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड NaCl, इसकी वजह से आपके पास pH में कोई चेंज नहीं आता क्योंकि ये न्यूट्रल है। आपके पास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl जो भी है ये न्यूट्रल है और इसकी वजह से कोई आपका एसिडिक या बेसिक मीडियम नहीं बनता। आप नॉर्मली अपने खाना जब पकाते हैं तो सॉल्ट डालते हैं, या आप वैसे भी अगर पानी के अंदर सॉल्ट डालें तो उसमें आपको कोई भी एसिडिक या बेसिक नेचर नज़र नहीं आएगी। तो ये आपका सिंपल सा टॉपिक था हाइड्रोलिसिस का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन। अब तक हमने जो कुछ पढ़ा वो सोल्यूशन के ऊपर डिपेंड कर रहा था और चैप्टर के नाम में 2 हिस्से थे, एक सोल्यूशन दूसरा इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अब इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर भी हम बात करते हैं। और आपको थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन, इसमें आयनाइजेशन का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा आपके पास यहाँ पर आयन्स चेंज हो जाते हैं, आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो आपकी थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन से पहले बिहेवियर हमें समझना होगा कि आपके पास जितने भी एक्वस सॉल्यूशन हैं उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का बिहेवियर डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते।
अब इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी सिंपली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि चार्ज आपके पास अगर किसी भी एटम के अंदर आ गया, वो आयन बन गया, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कर सकता है। तो यहाँ पर आपके पास एग्जांपल के तौर पे क्या है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इनके पास डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर एक जैसे सोल्यूशन होंगे तो आपके पास प्रॉपर्टीज़ जैसे कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, ये सारे के सारे आपके डिफरेंट होते हैं, क्योंकि डिफरेंट सब्सटेंसेज हैं। अगर सिमिलर सोल्यूशन क्यों ना बन रहा हो, तो ये आपके पास डिपेंड करते हैं आपके डिफरेंट नेचर पर, डिफरेंट सब्सटेंसेस के। अब जर्नली जब हम रिलेशन फाइंड करते हैं बिटवीन डेविएशंस इन प्रॉपर्टीज़ एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, तो हमारे पास जितना ज़्यादा डेविएशन होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगा। तो जर्नली हमें ये चीज़ नोटिस करने को मिलती है कि हमारे पास ज़्यादा डेविएशन इन चीज़ों में, इन प्रॉपर्टीज़ में होगा, तो हमारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में भी ज़्यादा फ़र्क आएगा। अब ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखते हुए और ये फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है इसको देखते हुए एक आयन थ्योरी सामने रखी गई जो कि आर्हेनियस साहब ने दी थी। इस आयन थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स थे जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर पहला पॉइंट आपसे डिस्कस किया गया है कि जो सब्सटेंसेस हैं जिनको आप इलेक्ट्रोलाइट्स कह रहे हैं, ये आपके पास इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनको आप आयंस कहते हैं। अब इन आयंस के ऊपर कुछ चार्जेस होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे हाइड्रोजन आयन में, या आपके पास आयंस जो कि मेटल से निकाले गए उनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज आपके पास होता है जो आपके नॉन मेटल से निकाले जाते हैं। तो आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज उनके ऊपर होगा किसी भी आयन के ऊपर, ये बराबर होगा वैलेंसी के उस एटम के। फॉर एग्जांपल किसी भी एटम की वैलेंसी फर्ज करते हैं कि +5 है, यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन है, तो इसके पास एबिलिटी है इलेक्ट्रिकल चार्जेस कंडक्ट करने की अप टू 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहला पॉइंट आपसे ये कहता है। सेकंड पॉइंट में इन्होंने कहा कि आपके पास जो भी मॉलिक्यूल्स हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के, जैसे कि एसिड, बेस या सॉल्ट, ये आपके पास अपोजिटली चार्ज्ड आयन में डिज़ोल्व हो जाएंगे इन वाटर। फॉर एग्जांपल आपके पास H2SO4 है तो आपके हाइड्रोजन अलग, सल्फेट्स अलग, आपके पास NaCl है तो सोडियम अलग, क्लोरीन अलग। इसी तरीके से HCl और NaOH, इसमें आपके पास कैटाइंस और एनाइंस सेपरेट आउट हो जाएंगे। और तीसरे पॉइंट में इन्होंने कहा कि आपके जो नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस हैं, इनके ऊपर जो भी चार्जेस हैं ये इक्वल होने चाहिए आपके पास, ताकि जो ओवरऑल सोल्यूशन हो उसके अंदर न्यूट्रल स्टेट आ जाए, आपके पास वैलेंसी न्यूट्रल हो, ज़ीरो हो। फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम के ऊपर जो +1 चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होना चाहिए, ताकि आपके पास ओवरऑल जो सोल्यूशन बने वो न्यूट्रल बने। फोर्थ पॉइंट में आपसे कहा गया है कि आपके पास आयनाइजेशन जो है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। आपके पास जो सोल्यूशन है उसके अंदर आयंस, इलेक्ट्रोलाइट के अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल भी होंगे और आयंस भी मौजूद होंगे। होता है क्या है, आपके पास सोल्यूशन के अंदर आयंस जितने भी हैं ये डिसऑर्डर मोशन में ट्रैवल कर रहे होते हैं। जैसे ही ये कोलाइड करेंगे आपस में, ये जब कंबाइन होंगे तो अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल बना देंगे। जैसे कि यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन और सल्फेट है, जब ये कोलाइड होंगे आपस में तो आपको ये वापस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बना के दे देंगे। तो किसी भी आपके पास सोल्यूशन के अंदर दोनों पॉसिबिलिटी हैं कि अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल भी होंगे और आयंस भी मौजूद होंगे। इसी तरीके से फिफ्थ पॉइंट में आपसे कहा है कि आपके पास जो एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन है, जिसको आप डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी कहते हैं, ये डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। अब जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड, HCl वगैरह, ये आयनाइज हो जाएंगे कम्प्लीटली इन वाटर। इसी तरीके से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, जैसे कि आपका एसिटिक एसिड, ये सोडियम क्लोराइड यहाँ पर नहीं लिखना आपने, ये गलत लिखा हुआ है। आपके पास एसिटिक एसिड जो है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये थोड़ा सा आयनाइज होगा, स्लाइटली आयनाइज होगा इन वाटर। फॉर एग्जांपल 2 मोलर सोल्यूशन के अंदर आपके पास सिर्फ 4 मॉलिक्यूल्स हैं आउट ऑफ 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड, ये आयनाइज होते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके पास 996 मॉलिक्यूल्स अनआयनाइज रहते हैं, आपके पास आयनाइज होते ही नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहा गया है कि आयनाइजेशन जो है ये इलेक्ट्रिकल करंट से अफेक्ट नहीं होता, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल करंट। तो जब भी आप इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे अपने इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में, तो आयंस अंदर जितने भी इलेक्ट्रोलाइट आपके मौजूद हैं ये माइग्रेट होना शुरू हो जाएंगे टूवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड्स, यानी कि
पॉजिटिव आयंस जितने भी हैं ये टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसको आप कैथोड कहते हैं उसकी तरफ ट्रैवल करेंगे, और नेगेटिव आयंस जितने भी हैं ये टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको आप एनोड कहते हैं उसकी तरफ ट्रैवल करेंगे। अब जो आयंस हमारे पास ट्रैवल करते हैं टुवर्ड्स कैथोड उन्हें कहा जाता है कैटायंस, और जितने भी आयंस ट्रैवल करते हैं टुवर्ड्स एनोड उन्हें कहा जाता है एनाइंस। अब जितने भी कैटायंस और एनाइंस हैं ये अपने ऊपर चार्ज कुछ ना कुछ रखते हैं। ये चार्जेस इलेक्ट्रोड के पास जाकर लूज़ करेंगे और लूज़ करने के बाद न्यूट्रल हो जाएंगे, आपके पास वो एटम या मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाएंगे बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारे पोस्टुलेट्स से, ये सारे पॉइंट्स से जो आर्हेनियस ने कॉन्सेप्ट दिया था, इसके अलावा भी और लोग थे और साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने कॉन्सेप्ट दिए थे, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये जो आर्हेनियस थ्योरी थी इससे बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो गई। आपके पास जो बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन था इससे आपके पास काफ़ी आसानी हो गई थी समझने में कि आपके जो प्रेजेंस ऑफ आयंस हैं ये आपके पास सिंपल चीज़ें जो कि आपकी डेविएशन आ रही थी इन फ्रीजिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स और ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर, ये सारी आपके पास डेविएशन सिंपली एक्सप्लेन कर दी गई थी इस थ्योरी में। अब फॉर एग्जांपल आपके पास 1 मोल NaCl का यील्ड करता है 1 मोल ऑफ सोडियम और 1 मोल ऑफ क्लोरीन के, जिसके अंदर आपके पास 6.02 यानी एवोगाड्रोस नंबर के मुताबिक आयंस मौजूद होते हैं। अब क्योंकि NaCl अगर 1 मोल है, ये आपको 1 मोल सोडियम आयन और 1 मोल क्लोरीन आयन निकाल के दे रहा है, आपके पास नंबर ऑफ आयंस यहाँ पर ट्वाइस हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू NaCl। अब आपके जो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर डिपेंड ही करता है आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, ना कि नेचर ऑफ कंपाउंड के ऊपर। नेचर ऑफ कंपाउंड पे अगर डिपेंड करता है उसको कहा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज़ आर्हेनियस थ्योरी से क्लियर होना शुरू हो गई थी। लेकिन अब कुछ यहाँ पर चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी और आर्हेनियस थ्योरी को एक्सेप्ट करने से थोड़ा सा लोग घबरा रहे थे। वो ये थी कि आर्हेनियस थ्योरी कहती है कि आपके इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन जो है ये एक मैकेनिकल मिक्सचर के तौर पे माना जाता है, मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। तो आपका होमोजीनियस मिक्सचर के बजाय इन्होंने मैकेनिकल मिक्सचर का नाम दिया। तो इस वजह से आपके पास ये जाहिर हुआ कि आपके पास इंट्रैक्शन बिटवीन दीज पार्टिकल्स जो है ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे। और कुछ टाइम के बाद फर्दर डेवलपमेंट जब की इन स्टडीज़ के ऊपर तो पता ये चला कि आपके पास आयंस कैन इंटरेक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रेट्स, यानी कि आप हाइड्रेट्स बना सकते हैं अपने आयंस के साथ जब आप वाटर के साथ इंटरेक्ट कराएंगे। जबकि आर्हेनियस ने कहा था आयंस आर फ्री टू मूव लाइक आइसोलेटेड एटम्स। तो आइसोलेटेड एटम्स की तरह आपके पास आयंस मूव करते हैं, दे आर फ्री टू मूव। लेकिन आपके पास बाद में पता ये चला था कि आयंस कैन इंटरेक्ट विद वाटर, ये आइसोलेटेड नहीं है। अब आर्हेनियस साहब ने बहुत अच्छी एक थ्योरी दी थी, आयनाइजेशन को इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन थ्योरी भी कहा जाता है। तो आपके पास बहुत अच्छी आर्गूमेंट थी, बहुत अच्छी थ्योरी थी, लेकिन इसको शुरू में यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया गया था। वजह उसकी ये थी कि आपके पास जो कॉन्सेप्ट ऑफ एटम था डेट वाज स्टिल बीइंग इनडिविजिबल पार्टिकल, और आपके पास यहाँ पर एटम्स और आयंस को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया गया था, इनके दरमियान के डिफरेंस क्या है इनको डिस्टिंग्विश नहीं किया था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पर आर्हेनियस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया था शुरू में। फिर उन्होंने मज़ीद ये कहा कि आपके पास जो डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है ये डिपेंड कर रहा है आपके नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डाइल्यूशन और टेम्परेचर के ऊपर। ये आपके पास डिपेंडिंग फैक्टर्स थे डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक के। और लास्ट पॉइंट इन्होंने कहा था कि आपके पास जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सोल्यूशन और आपके पास स्पीड ऑफ आयंस। स्पीड ऑफ आयंस का मतलब कितनी स्पीड से ये मूव कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये सारी आपकी थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन या आयनाइजेशन थ्योरी, जिसको आपने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सॉल्यूशंस। अब हर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट टाइप से कंडक्ट होती है, आपका इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंटली कंडक्ट किया जाता है। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर आयंस एग्जिस्ट करते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद हैं, तो आपके पास वहाँ पर डिपेंड करता है कि आपके आयंस की नेचर क्या है और फिर उनकी एबिलिटी देखते हुए आप बताते हैं कि आपके कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट होगा किस तरीके से। अब जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस को स्टडी करेंगे तो वो चेंज हो सकती है इन कुछ फैक्टर्स पे। नंबर 1 डाइल्यूशन, एब्सोल्यूट वेलोसिटीज ऑफ आयंस, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड सो ऑन। आपके पास और भी दीगर फैक्टर्स हैं, तो कुछ फैक्टर्स यहाँ पर आपसे डिस्कस किए गए।
अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, जैसे कि किसी भी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ कर दिया जाए और उनके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ कर दिया जाए, तो इस तरीके से आप कंसनट्रेशन भी अगर बढ़ा दें और डिस्टेंस उनके दरमियान कम कर दें तो आपके पास इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बढ़ जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और इस तरीके से आपके पास जो माइग्रेशन ऑफ आयंस है ये आपके पास डिफ़िकल्ट होगी, यानी आयंस इधर उधर मूव करना मुश्किल समझेंगे और आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगी। ज़ाहिर है आपके पास एक आयन यहाँ मौजूद है, उसको ट्रैवल करके यहाँ पर जाना था तो स्पेस होना चाहिए, लेकिन अगर ये दोनों आयंस इतने करीब करीब जुड़े होंगे तो ये ट्रैवल नहीं करेंगे, और जब ट्रैवल नहीं करेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो भी नहीं होगा। तो जब भी आप अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे और डिस्टेंस कम कर देंगे, आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ये तो बात की हमने कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की, लेकिन अगर हम बात करें डाइल्यूट सॉल्यूशन की तो हमारे पास जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है फोर्स की ये डिक्रीज़ हो जाएगी और इस वजह से आपके पास माइग्रेशन ऑफ आयंस बिकम्स ईजियर, और इससे होगा कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस है ये इंक्रीज़ हो जाएगी जैसे जैसे आप डाइल्यूशन इंक्रीज़ करेंगे, जैसे जैसे आपने सोल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे। सेकंड फैक्टर था आपके पास वेलोसिटी का। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस बढ़ाएंगे, यानी कि आपकी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगी, तो आपके पास मूवमेंट ऑफ आयंस भी रिलेट कर रहा है, वो भी बढ़ेगा। तो आपके पास अगर कंडक्टेंस इंक्रीज़ हो रही है विद द इंक्रीज़ ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी, तो आपके पास यहाँ पर आयंस की जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है उसको बढ़ाने से आप इलेक्ट्रिक करंट की कंडक्टेंस भी बढ़ा सकते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रो कंडक्टेंस डाटा, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस डाटा को देखते हुए यहाँ पर दो क्लासिफिकेशन की जाती है इलेक्ट्रोलाइट्स की। उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि HCl, NaCl वगैरह, ये आपके पास शो करते हैं लार्जर कंडक्टेंस। वजह उसकी क्या है? हायर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा के साइन से। अब ये डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या है? नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व्ड। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे कि आपका एसिटिक एसिड, ये आपके पास लो कंडक्टेंस शो करता है। वजह उसकी क्या है? लो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। लेकिन दोनों ही केसेस में आपके पास जो कंडक्टेंस है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, रैपिडली इंक्रीज़ हो जाती है विद डाइल्यूशन। जब आप अपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करवाते हैं, आप अपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को पानी या किसी भी चीज़ सोल्यूशन में ऐड करवाते हैं, तो आपके पास जो आयनाइजेशन है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है डाइल्यूट सोल्यूशन के अंदर। इसी तरीके से नेक्स्ट फैक्टर आपके पास है कंडक्टेंस, जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की ये इन्फ्लुएंस होती है बाय टेम्परेचर। यानी कि आप टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करेंगे तो आपके पास जो कंडक्टेंस है ये 2 से 2.5% इंक्रीज़ हो जाएगी। अब ये 1 डिग्री राइज करने से ये चेंज क्यों आ रहा है? वजह उसकी क्या है? आपके पास रिड्यूस हो जाती है हाइड्रेशन ऑफ आयंस, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स आपके सेपरेट आउट होना शुरू हो जाते हैं, और आपके पास जो विस्कोसिटी है सोल्यूशन की वो कम हो जाती है। ये दो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर अफेक्ट करते हैं, आपके पास कंडक्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाती है। और एक और फैक्टर आपके पास यहाँ पर है प्रेशर। प्रेशर आपके पास कोई इतना ख़ास इफेक्ट नहीं शो करता कंडक्टेंस के ऊपर। आप अगर अपने प्रेशर को बहुत ज़्यादा भी बढ़ाएंगे, जैसे कि आपके पास यहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आप 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लेके जा रहे हैं, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस है ऑफ एसिटिक एसिड ये आपके पास डिक्रीज़ होगा 0.6% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। तो आपके पास जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे, आप बहुत ज़्यादा प्रेशर भी बढ़ा लें, तो आपके पास बहुत कम उसके अंदर फॉल आएगा कंडक्टेंस के अंदर। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स थे जो कि आपके इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस के ऊपर कुछ ना कुछ अफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट आपके पास इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि आपके जो कंडक्टेंस है किसी भी सोल्यूशन की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। वजह उसकी ये है कि आपके पास ये किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के लिए बता देता है कि आपके पास कितना अमाउंट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसको अगर पता चल जाए कि मेरी कितनी एनर्जी यूटिलाइज होनी है, तो वो इंडस्ट्री पहले से उसका बंदोबस्त कर ले। तो जो आपके पास इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी है ये डिटरमाइन करती है आपके पास एक्सटेंसिव यूज़ इन द कंट्रोल लेबॉर्ट्री। आपके पास जितनी भी कंट्रोल लैब्स हैं जहाँ पर आपके पास प्रोसेस कंट्रोल किया जाता है, वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। और इससे फ़ायदा क्या होता है? आपके पास जो सॉल्ट कंटेंट है किसी भी सोल्यूशन का, वो ऑन वेपराइजेशन ऑफ वाटर, जब आप अपने पानी को वेपराइज करते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास जो बॉयलर वाटर है
या आप मिल्क को कंडेंस कर रहे हैं, तो उसमें जब आप वाटर को वेपराइज कर रहे हैं तो आपके पास वहाँ पर पता चल जाता है कंडक्टिविटी मेजरमेंट से कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो इलेक्ट्रोकंडक्टेंस जो है बहुत मायने रखती है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। अब हमारा इसी पॉइंट से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस वैसे तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, एक दफ़ा यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास आयनाइजेशन थ्योरी जो हमने पीछे पढ़ी है, इस आयनाइजेशन थ्योरी में ही डिस्क्राइब कर दिया गया था कि आपके पास कोई भी ऐसा सोल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट्स अपने अंदर रखता है, उसके अंदर आपके अपोजिटली चार्ज्ड आयंस मौजूद होते हैं। जब आप कोई करंट पास नहीं करवाते तो आपके आयंस जो हैं वो इधर उधर सोल्यूशन के अंदर ही रैंडमली मोशन में होते हैं, और जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि जो आपके आयंस हैं वो मूव करना शुरू हो जाते हैं टुवर्ड्स देयर अपोजिट इलेक्ट्रोड्स। यानी अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा, और इवेंचुअली वो वहाँ पर जाके डिस्चार्ज होंगे, अपने चार्ज ख़त्म करेंगे और न्यूट्रल एलिमेंट्स या न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे। तो ये जो मूवमेंट ऑफ एनाइंस एंड कैटाइंस है टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, जहाँ पर ये जाकर केमिकल चेंज करेंगे उस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के अंदर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इन शॉर्ट हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस आपके पास सिंपली परफॉर्म किया जाता है आजकल जो आप कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। अब जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसके एसेंशियल पार्ट क्या हैं, आपके पास एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड उसके अंदर मौजूद होता है जो किसी वोल्टेज सोर्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से कनेक्ट हुआ होगा। तो आपके सिंपल इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर ये कुछ एसेंशियल पार्ट होते हैं। अब जो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इसको आप एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसे आप कैथोड कहते हैं। अब ये जो एनोड और कैथोड है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये डिपेंड करता है आपकी डेफिनेशन के ऊपर। अब जो डेफिनेशन है यहाँ पर हम यूज़ जो कर रहे हैं वो ये है कि आपके पास जो एनोड है इसके पास ऑक्सीडेशन अगर होगी तो ऐसी इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है उसे कहा जाता है एनोड, और ऐसी इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर आपके पास रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है उसे कहा जाता है कैथोड। तो अभी मैं आगे आपको डायग्राम दिखाऊंगा, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया गया है उसमें आपके पास एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है। लेकिन हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको गैल्वानिक सेल भी कहते हैं, जैसे कि आपके पास बैटरीज़ हैं, ये आपके पास डिफरेंट होते हैं थोड़े से। इनका जो एनोड है ये नेगेटिव होता है और जो कैथोड है ये पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हम एक नई टर्म इस्तेमाल करते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट क्या है कि आपके पास वो करंट यानी कि आपके जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ये आपके सेल के अंदर इंटर होता है एट कैथोड और लीव करता है आपके एनोड से। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है आपका, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या इलेक्ट्रोकेमिकल आपके पास सेल हो, इनमें सिर्फ इलेक्ट्रोड्स का नाम जो है उसके साथ चार्ज एसोसिएट किया हुआ डिफरेंट है। तो अब डायग्राम की तरफ चलते हैं। आपके पास यहाँ जो डायग्राम बनी हुई है इसमें आपको इलेक्ट्रोलिसिस करके दिखाया क्यूप्रिक क्लोराइड का। आपका कॉपर जो है वो पॉजिटिव आयन है तो इसलिए वो ट्रैवल कर रहा है टूवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और आपका जो क्लोरीन है ये ट्रैवल कर रहा है टूवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब आपके पास इस तरीके से एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसके अंदर क्यूप्रस क्लोराइड मौजूद है, और सिंपली आपने इसमें चार्जेस अप्लाई करके इन इलेक्ट्रोड को एक को कैथोड और एक को एनोड बनाया, और आपके पास यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन गया, आपके पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब इस प्रोसेस की डिटेल यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है इस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड के अंदर। इस क्यूप्रिक क्लोराइड में आपके पास कॉपर और क्लोरीन, एक आयन आपका कॉपर का है और दो आयन्स आपके क्लोरीन के हैं। तो जब आप इसका एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे यानी कि वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो आपके पास इस तरीके का एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा जिसमें कॉपर अलग और क्लोरीन आयन्स अलग हो जाएंगे। अब ये आपके आयन्स जो हैं दे आर फ्री टू मूव और रैंडमली मोशन में होंगे, आपके पास वाटर मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द कहीं पे भी जा सकते हैं। उस वक्त ये इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करवा रहे। जैसे ही आपने इलेक्ट्रोड्स इसके अंदर डिप किए और इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया तो आपके पास मूवमेंट ऑफ आयंस शुरू हो गए, और आपके पास जो कॉपर आयंस था दैट विल ट्रैवल टूवर्ड्स कैथोड, और जो क्लोरीन आयंस थे ये आपके दैट विल ट्रैवल टूवर्ड्स एनोड। और कैथोड पे आपके पास जाके ये जो रिएक्शन करेगा, अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ये वहाँ पर जाके अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स वापस लेगा और आपका कॉपर सॉलिड फॉर्म में एटॉमिक फॉर्म में मिल जाएगा। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आपके पास ऑक्सीडेशन एक कॉन्सेप्ट है, दूसरा रिडक्शन एक कॉन्सेप्ट है। ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में होता है क्या है, ऑक्सीडेशन के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है और रिमूवल या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं।
रिडक्शन के अंदर ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पर आपको ये इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट याद रखना है। यहाँ पर क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आपके पास होगा, रिडक्शन। तो कैथोड पे रिडक्शन आपके पास हो रही है। सिमिलरली एनोड की बात की जाए तो एनोड में आपके पास क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन इजाफी है, तो 2 क्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन इजाफी होंगे। आपके पास एनोड क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से ले लेगा, लॉस करवाएगा। तो जब कोई भी आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका मतलब वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो आपके पास एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी। अब यहाँ से हमें ये समझ आता है कि आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। इस तरह के रिएक्शंस को आप कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और आपके पास इलेक्ट्रोड रिएक्शन जो होगा कंबाइन अगर कर दें तो ओवरऑल रिएक्शन आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हो रहा है वो कुछ इस तरीके से कि आपके पास कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन हासिल कर रहा है, ले रहा है, गेन कर रहा है और कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर एटम में। क्लोरीन इसी तरीके से आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल रहा है, लॉस कर रहा है और क्लोरीन गैस यानी कि मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। जब आप इनको ऐड करवाएंगे दोनों के साइन डिफरेंट हैं, आपस में ये कैंसिल आउट होंगे। आपके पास कॉपर और 2 आपके क्लोरीन आइंस ये आपको मिलके कॉपर सॉलिड फॉर्म और क्लोरीन गैसेस या मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिल रहे हैं। अब क्योंकि ये आपके पास दोनों आयनिक फॉर्म में, इसको आप कन्वर्ट कर दें मॉलिक्यूलर फॉर्म में, आपके पास ये एक जर्नल रिएक्शन आ गया। अब जब एक दफ़ा आपके पास ये आयंस कन्वर्ट हो जाएंगे ओरिजिनल फॉर्म के अंदर यानी कि न्यूट्रल फॉर्म के अंदर, जब ये आपके पास मिल जाएंगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन फ्लो यानी करंट फ्लो भी रुक जाएगा। जैसे ही आपके पास ये आयन से कन्वर्ट हो गए न्यूट्रल पार्टिकल्स में, सारी इलेक्ट्रोलिसिस हो गई, तो आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यानी कि करंट का फ्लो भी रुक जाएगा। तो ये आपका टॉपिक था सिंपल सा, जिसमें आपको ये समझना था इलेक्ट्रोलिसिस होती किस तरीके से। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके पास वो टेंडेंसी जाहिर कर रहा है किसी भी 2 डिफरेंट मेटल्स की। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल जो आपकी क्रिएट हो रहा है बिटवीन मेटल्स एंड अ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन आपके पास किसी भी सॉल्ट का होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा, उसके अंदर अगर आप मेटल और उस सोल्यूशन के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको याद हो, वोल्टेज को भी पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, तो वो जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है मेटल और सोल्यूशन के दरमियान उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट मेटल। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है जो भी आपके पास उसको प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी आपके पास डिवाइस उसे प्रोड्यूस कर रही है, उसको हम कहते हैं वोल्टिक सेल। ये जो वोल्टिक सेल है इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स और एक हाफ सेल यानी ईच हाफ सेल्स ऑफ मेटल प्लेट। इसमें आप मेटल का इस्तेमाल करते हैं। ये आपके पास सोल्यूशन के अंदर डिप हुई हुई होती है उस सोल्यूशन में जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके पास सिंपली मेजर ऑफ टेंडेंसी है ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन एन इलेक्ट्रॉन। ज़ाहिर इलेक्ट्रोड या तो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन या गेन करेगा, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि आपके पास ये एक मेजरमेंट देता है बिटवीन केमिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी सोल्यूशन के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है आपके इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उसकी केमिकल एक्टिविटी की मेजरमेंट को आप कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक वैल्यू है, ये वैल्यू किसी रेफरेंस के तौर पे मानी जा सकती है। तो हम कोई भी बात अगर करते हैं तो किसी रेफरेंस के थ्रू करते हैं। हमारे एटॉमिक मासेस जितने भी हैं ये कार्बन 12 के रेफरेंस से निकाल के बनाए गए। तो इसी तरीके से आपके पास जो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये आपके पास वैसे तो मालूम नहीं किया जा सकता। इसे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस बनाते हैं, अपना रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसको हम असाइन कर देते हैं वैल्यू 0 वोल्ट्स की। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि हाइड्रोजन तो गैस है, मेटल तो है नहीं, तो इसका इलेक्ट्रोड कैसे बना। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपके पास बेसिकली प्लेटिनियम प्लेट है, यानी कि आप एक प्लेटिनियम मेटल उठाते हैं, उसको आप डुबा देते हैं अपने 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, और उसके ऊपर हाइड्रोजन, प्योर हाइड्रोजन गैस पास करवाते हैं और साथ में आप वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी पास करवाना शुरू कर देते हैं। तो ये काम आप कंटिन्यूसली करते रहते हैं एक ख़ास प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। तो क्या होता है, आपका जो प्लेटिनियम है ये एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है हाइड्रोजन गैस को अपनी सरफेस के ऊपर, और जब आपके पास सरफेस कोटेड हो जाती है प्लेटिनियम कवर से, तो आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन जो है दैट विल बिहेव एज अ इंटायरली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बेसिकली क्या है, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकते हैं और जो सरफेस है वो पूरी हाइड्रोजन की बनी हुई होती है।
अब यहाँ पर मेरे पास जो डायग्राम गिवन है उसके अंदर वही सारी बात बताई हुई है जो अभी मैंने डिस्कस की कि आपकी ये प्लेटिनियम रॉड है, यहाँ से आप हाइड्रोजन को भेज रहे हैं कंटिन्यूस स्ट्रीम के थ्रू। आपके पास यहाँ पर 1 मोलर सोल्यूशन है जिसमें आपके पास हाइड्रोजन आयन जनरेट हो रहे हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे। ये आपका सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज का काम ये होता है कि 2 डिफरेंट मेटल्स को एक साथ कोरोड होने से बचाते हैं। एक साथ आपके पास ज़ाहिर है ये डिकम्पोज होगा मेटल आपके आयन, आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर आपके आयंस इसके पास जाके अटैक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो आप इसलिए यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं ताकि आपके पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके थ्रू हो और आपके जो मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं ये कोरोड ना हो, ये ख़राब ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो पीछे मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये सब यहाँ पर लिखा है। आपके पास जो टेम्परेचर और कंसनट्रेशन है ये इन्फ्लुएंस करते हैं वोल्टेज के ऊपर, और इस वजह से आप इन वेरिएबल्स को कांस्टेंट करते हैं जब आप कंपेयर करवा रहे होते हैं। तो आप एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और जो कंसंट्रेशन ऑफ आयन है जो एलिमेंटल इलेक्ट्रोड के साथ अटैच होंगी, कांटेक्ट में आएंगी, वो 1 मोलर सोल्यूशन की होनी चाहिए, यानी उनकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए और जो प्रेशर होगा वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। अब जब हम इस कंडीशन को स्टैंडर्ड बना लेते हैं तो हमारी जो इलेक्ट्रोड इस कंडीशन पे बनाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, और जो इनका पोटेंशियल आता है वो कहलाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से। ये आपके पास एक प्रॉपर इसकी यूनिट है और आपके पास ये यूनिफॉर्मिटी के पर्पस से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम एक्सप्रेस करते हैं रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू, और इसका नाम हमने फिर रिप्रेजेंट किया आपके पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से। तो बजाय हम इसको कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हम इसे कहेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ई नॉट और साथ में रिडक्शन लिखा जाता है। और जब भी हमारे पास वैल्यू कोई भी आती है तो उसको हम कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बराबर होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के। बस फ़र्क क्या होता है, आपके पास यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ जाता है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे हम जिंक इलेक्ट्रोड को लेते हैं और उस जिंक इलेक्ट्रोड से हम क्या करते हैं वोल्टेक सेल बनाते हैं जो कि जिंक से बना है। आपके पास एक स्ट्रिप ऑफ जिंक ली जाती है, उसे 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डिप किया जाता है, और दूसरा आपका जो इलेक्ट्रोड होता है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रखा जाता है क्योंकि वो रेफरेंस के तौर पे 0 वोल्ट हमने कंसीडर किया था। और उसके साथ साथ आप सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं एक अपने पास पोटेशियम क्लोराइड का, जो कि जेली आपके पास होती है, ये आपके पास कंप्लीट करती है अपने सर्किट को ताकि आपके पास हाफ सेल प्रॉपर बन जाए। आपके पास ये पोटेशियम क्लोराइड बिहेव करता है एज अ सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ पर सर्किट कंप्लीट करने के बाद आपके ये मिक्सिंग को प्रिवेंट कर देता है, यानी कि आपके सोल्यूशन आपस में मिक्स नहीं हो पाते। अब आप क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर की रीडिंग लेते हैं, पोटेंशियोमीटर लगाते हैं या आपकी जो पोटेंशियल है वो किसी न किसी मेजरमेंट के थ्रू आप उसको रीडिंग नोट करते हैं, और वहाँ से आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको आप EMF भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिल जाती है जो कि है 0.76 वोल्ट्स फॉर जिंक। आपके पास क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू 0 होती है, 0 वोल्ट्स, और आपके पास जो वैल्यू आई दैट विल बिकम द जिंक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जो हम सर्किट बनाते हैं उसमें हमें ये ऑब्जर्व करने को नज़र आता है कि आपके पास जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये ट्रैवल करता है फ्रॉम जिंक टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि आपके पास जिंक से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके जाएगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ। अब क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन जिंक से निकल के हाइड्रोजन की तरफ गया है तो इसका मतलब ये कि जिंक ने अपने अंदर से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। तो जब भी आपके पास कोई भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो इट मीन्स वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। तो आपके पास जिंक जो है वो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ है, और जो आपके पास एनोड है ये जिंक इलेक्ट्रोड होगी, क्योंकि आपके पास जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो ऑक्सीडेशन कर रही है और ऑक्सीडेशन ज़्यादातर एनोड करती है, और आपके पास ये इलेक्ट्रोड भी नेगेटिव होगी, यानी कि आपके पास जो जिंक इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिव होगी एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जो डेफिनेशन थी यहाँ पर हम खुद डिसाइड करते हैं कि आपके पास किस तरीके से कौन नेगेटिव इलेक्ट्रोड है कौन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पर इस केस में हमारे पास जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और एनोड के तौर पे वो काम कर रहा है, और यहाँ पर आपके पास एनोड में नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास 0.76 था, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही है तो आप माइनस साइन साथ लगाएंगे। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ई नॉट रिडक्शन इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर ई नॉट रिडक्शन विल बी इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट,
तो इस तरीके से आपके पास ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.76 वोल्ट भी आपको मिल गई। और अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात की जाए तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इटसेल्फ प्लस 0.76 है, या आप इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर अगर ये नेगेटिव है तो माइनस साइन इसका था, माइनस माइनस प्लस आपके पास ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई। तो बहरहाल आपके पास जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है जिंक का वो पॉजिटिव में होता है और जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव में होता है। तो बेसिकली ये जो नेगेटिव साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास जो रिएक्शन है जिंक का एट जिंक इलेक्ट्रोड ये आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में अकर हो रहा है, यानी कि आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही है रेदर देन रिडक्शन। होनी रिडक्शन चाहिए थी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो यहाँ पर आपको इक्वेशंस बना के दी हुई हैं कि जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो जिंक आयन बन गया, आपके पास ऑक्सीडेशन हुई, और यहाँ पर रिडक्शन के लिए आपके पास हाइड्रोजन आयन थे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, हासिल किए, गेन किया, तो गेन करने के बाद आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। और जब आप इसमें ऐड करेंगे बाय एडिंग तो ओवरऑल रिएक्शन आपके पास ये आएगा। और इसी तरीके से आपके पास कॉपर के केस में कॉपर इलेक्ट्रोड जब आप बात कर रहे हैं तो कॉपर इलेक्ट्रोड में आपके पास जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड साथ में अटैच की गई है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज आपके पास जो सेल की पोटेंशियोमीटर देगा वो 0.34 प्लस साइन में देगा। तो क्योंकि आपके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट्स होता है तो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का वो प्लस 0.34 वोल्ट्स आपके पास आया। ये जो पॉजिटिव साइन है ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो रिडक्शन है ये यहाँ पर हुई है और आपका जो कॉपर इलेक्ट्रोड है इसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.34 वोल्ट्स आया है। तो इसी तरीके से अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे तो वो माइनस 0.34 आएगा। तो ये आपके पास कॉपर के केस में ये बात की गई थी। अब कॉपर जो है वो भी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जिंक के ऊपर बात की गई थी कि आपका कॉपर इलेक्ट्रोड है, आप एक स्ट्रिप कॉपर की लेंगे, उसे 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप कर देंगे और दूसरा आपके पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मौजूद होगा। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल ओरिजिनेट फ्रॉम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा फ्रॉम हाइड्रोजन टू कॉपर इलेक्ट्रोड। आपके पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से कॉपर की तरफ जा रहा है जिसकी वजह से आपके पास जो हाइड्रोजन है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन आपके पास हाइड्रोजन के ऊपर हो रही है। और जो आपका कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसका मतलब जो कॉपर इलेक्ट्रोड है दैट विल बिकम कैथोड, वहाँ पर रिडक्शन हो रही है और वहाँ पर पॉजिटिव आपके पास चार्ज आ रहा है। तो ये सारी बातें यहाँ पर आपसे डिस्कस की गई हैं। अब यहाँ पर एक टेबल गिवन है जिसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये आपके पास हाइड्रोजन पोटेंशियल इधर मौजूद है, इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो सारे नेगेटिव में वैल्यूज़ हैं और अगर आप इसके नीचे देखें तो आपके पास सारी पॉजिटिव में वैल्यूज़ हैं। तो मेरे पास यहाँ पर जो पॉजिटिव वैल्यूज़ चलती आ रही हैं ये यहाँ से कंटिन्यू मज़ीद हो रही हैं, आपके पास ये भी सारा पॉजिटिव चलता आ रहा है। तो जितने भी आपके पास हाइड्रोजन से ऊपर वैल्यूज़ हैं ये अरेंज की गई हैं नेगेटिव में। नेगेटिव का मतलब ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और इसके नीचे जितनी वैल्यूज़ हैं ये सारी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो बहरहाल बस इधर आपको इतनी सी चीज़ देखनी थी, आपको ये याद नहीं करना है, बस आपको ये टेबल समझना है कि आपके पास यहाँ क्या बात की गई है। और ये जो टेबल गिवन है इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, जिसे आप ECS के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ ये सारी गिवन है और इस सीरीज़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर समराइज़ किए गए हैं, उन्हें यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपसे कहा गया है कि जो मेटल्स हैं अबव हाइड्रोजन ये सारे के सारे ऑक्सीडेशन करते हैं, जो मैंने अभी डिस्कस किया, यानी कि ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये एनोड्स होंगे। और जो मेटल आपके पास हाइड्रोजन से नीचे हैं बिलो द हाइड्रोजन ये आपके रिडक्शन करते हैं, यानी कि ये कैथोड होंगे। अब यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोड रिएक्शन है सेकंड पॉइंट में बताया है कि ये आपके पास स्पॉन्टेनियसली अकर करेगा। अब सेकंड पॉइंट में आपसे कहा है जो आपका इलेक्ट्रोड रिएक्शन हो रहा है जिसमें आप अपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को दूसरा साथ अटैच कर रहे हैं, अब ये स्पॉन्टेनियसली अकर होगा या नहीं ये रिप्रेजेंट करता है, ये डिपेंड करता है आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। अगर आपका पॉजिटिव साइन है तो जो रिएक्शन यहाँ पर अकर हो रहा है वो आपके पास इलेक्ट्रोड पे एज अ एनोड होगा, और अगर साइन आपका नेगेटिव है तो आपका रिवर्स रिएक्शन होगा, यानी कि अब आपके पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो चेंज हो जाएगा और आपके पास जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड होगी दैट विल एक्ट एज अ कैथोड और आपके पास जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है दैट विल एक्ट एज अ एनोड। तो आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है वो ये 2 पॉइंट्स बताती है। तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं।
आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में डिक्रीजिंग टेंडेंसी है फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आपके ऑक्सीडेशन हो रही है, और आपके पास इंक्रीजिंग टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वहाँ पर रिडक्शन हो रही है, यानी कि आपके पास रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है और ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसी तरीके से आपके पास जो लिथियम है ये आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, और आपका जो फ्लोरीन है दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और लास्ट पॉइंट यहाँ पर आपसे कहा है कि आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर जो मेटल्स हैं इनको आपके पास एक ख़ास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज किया गया है, और उनका जो डिस्प्लेसमेंट ऑर्डर है ये भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो जो मेटल्स आपके पास डिस्प्लेस कर रहे हैं दूसरे मेटल को जो कि उनके नीचे सीरीज़ में आ रहे हैं, ये आपके पास इस तरीके से रखे गए हैं कि आपके पास जितने भी मेटल्स अबव हाइड्रोजन है दे हैव नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये सारे पॉइंट्स आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से समराइज़ किए गए। एक दफ़ा आप अपनी सीरीज़ को दोबारा इन्हीं पॉइंट्स को याद करके ऊपर देखें और आपको वो सीरीज़ समझ आएगी कि अरेंजमेंट उसकी किस तरीके से रखी गई है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर इज सिंपली द फॉर्मल चार्ज जो कि रियल नहीं है, किसी भी एटम जो कि एक कंपाउंड के अंदर मौजूद है या आयन आपके पास मौजूद है, इन सब के ऊपर जो चार्ज है जो कि आपके पास रियल नहीं है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट। फॉर एग्जांपल मीथेन की बात करें CH4, तो कार्बन के ऊपर +4 का चार्ज है, ये आपका असल में नहीं है लेकिन हम इसको हाइपोथेटिकल मानते हैं, ये रियल नहीं है, फॉर्मल चार्ज है इसका। तो ये जो आपके पास स्टेट है इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब जब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर की, तो ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर देखनी है कि जितने भी कंपाउंड्स हैं, चाहे आप कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करें, ये इमेजिन किए जाते हैं टू बी कम्प्लीटली आयनिक, यानी कि आपके पास चाहे कोवलेंट कंपाउंड क्यों ना हो, ये आपके पास कम्प्लीटली आयनिक कंपाउंड्स के तौर पे इमेजिन किए जाएंगे। हम यहाँ पर एक्चुअल में उनको आयनिक कंपाउंड नहीं कंसीडर कर रहे, क्योंकि कोई भी कंपाउंड कम्प्लीटली आयनिक नहीं होता, चाहे आयनिक कंपाउंड ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे, इमेजिन करेंगे कि आपके कोवलेंट कंपाउंड भी आयनिक कंपाउंड्स की तरह बिहेव कर रहे होंगे। तो जो आपके कोवलेंट कंपाउंड्स हैं इनमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी जिन इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाया हुआ है, शेयरिंग की हुई थी, तो इसमें हम कहेंगे कि आपके पास जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस एटम ने वो इलेक्ट्रॉन्स ओन किए हुए। फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है, तो वाटर में ऑक्सीजन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है देन हाइड्रोजन, तो आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पास ऑक्सीजन ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं, ऑक्सीजन ने ओन किए हुए हैं। तो जो आपके पास हाइड्रोजन है, हर हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपने पास कब्जा कर लिया है, और आपके पास इस तरीके से उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ गए। तो ऑक्सीजन आपके पास इस तरीके से -2 ऑक्सीडेशन नंबर रखता है। और जो आपके हाइड्रोजन है उन्होंने क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन लूज किया अपना, जिसकी वजह से उनके ऊपर एक एक प्लस चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज एक हाइड्रोजन के ऊपर आएगा, जिसकी वजह से उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 1 हो जाएगा। अब कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ रूल्स हैं जिनके मुताबिक हम अपने ऑक्सीडेशन नंबर को यहाँ पर एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला रूल आपके पास ये कहता है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है किसी भी एलिमेंट का इन फ्री स्टेट इज़ 0, यानी आपके पास एटॉमिक फॉर्म में उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। और सेकंड पॉइंट में आपसे कहा जाता है कि किसी भी कंपाउंड में जो आपके पास नेगेटिव एलिमेंट होगा, जिसके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, वो ऑक्सीडेशन अपने पास नेगेटिव रखेगा, और किसी भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में जो आपका सिंबल होगा, जो आपका चार्ज होगा, वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर का होगा। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट आपसे कहा जाता है किसी भी न्यूट्रल स्पीशी के अंदर जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन है दैट विल बी इक्वल टू 0, जैसे कि यहाँ पर आपको यहाँ एग्जाम्पल गिवन है। और फोर्थ पॉइंट में आपसे कहा जाता है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन का इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इज़ 2। ऑक्सीजन की आपने टाइप्स पढ़ी हुई हैं, आपके पास ऑक्सीजन के नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं, पर ऑक्साइड होते हैं, सुपर ऑक्साइड होते हैं, सब ऑक्साइड्स होते हैं, ये सारी आपके पास ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स की टाइप हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली जो हमारे ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाएगा उसकी वैलेंसी यानी कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी होंगे जिसमें आपके पास ऑक्सीजन का नंबर 1 भी हो सकता है, हाफ यानी 0.5 भी हो सकता है, या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल गिवन है ऑक्सीजन फ्लोराइड की, तो यहाँ पर ऑक्सीजन अपने ऊपर +1 वैलेंसी रख रहा है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर रख रहा है, हालांकि माइनस में होता है ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन, इस वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो प्लस अपनी वैलेंसी रख रहा है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर रख रहा है।
इसी तरीके से आपके पास फिफ्थ यहाँ पर रूल आता है कि आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का है, ये अगर आपके पास कंबाइन हो रहा है नॉन मेटल तो अपने ऊपर वैलेंसी +1 की रखेगा। लेकिन अगर ये आपके पास कंबाइन होगा मेटल के साथ जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का -1 होगा। ये आपके पास इस वजह से हो रहा है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की है ये आपके पास इंटरमीडिएट होती है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन +1 भी वैलेंसी रखता है, -1 भी रखता है। और इसी तरीके से सिक्स्थ रूल आपके पास है कि ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन का किसी भी कंपाउंड में आपके पास -1 ही होगा। वजह उसकी है कि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और जो आपका फ्लोरीन है ये कभी भी आपके पास एक से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाता। इस वजह से आपके पास जो फ्लोरीन है इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 का होगा ज़्यादातर। लेकिन फ्लोरीन के अलावा आपके पास जितने भी हेलोजेंस हैं उनमें भी ज़्यादातर आपके पास -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, लेकिन फिर भी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। आपके पास यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज भी हो सकता है और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, ये सारी एग्जांपल्स उसको रिप्रेजेंट भी कर रही हैं। और आपके पास सेवन्थ रूल ये कहता है कि किसी भी पॉली एटॉमिक आइंस, पॉली एटॉमिक का मतलब दो या दो से ज़्यादा आइंस अगर मिल के कोई कंपाउंड बना रहे हैं तो इस तरह के आयन में जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रही है जो एटम्स उनके अंदर मौजूद हैं और उनके ऊपर जो आयनिक चार्ज है। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास फॉस्फेट है PO4 जिसके ऊपर ओवरऑल चार्ज -3 है। आपका जो फॉस्फोरस है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो इस वजह से +5 और एक ऑक्सीजन के ऊपर वैलेंसी -2 की होती है, तो 4 का मतलब आपके पास -8, आपके पास एंड रिजल्ट -3 का आएगा। और आपके पास 8th रूल ये कहता है कि आपके पास ग्रुप 1, 2 और 3 एलिमेंट्स जितने भी हैं उसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1, +2 और +3 है रिस्पेक्टिवली। तो अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर को कंसाइज करें, सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास ये सिंपली एक इमेजनरी नंबर है जो रिफ्लेक्ट करता है आपके पास कि आपका जो एलिमेंट है वो कितनी हद तक ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो सकता है। अब अगर बात करें ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स की तो आपके पास जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट विल बी मोर पॉजिटिव, और अगर रिड्यूस फॉर्म की बात की जाए तो आपके पास मोर नेगेटिव होगा। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर ये देखते हैं, आपको कहा है कि गिव द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ टिन इन, आपके पास ये SN क्लोराइड यानी कि SnCl2 है। SN आपके पास टिन है, टिन को आप SN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास दो डिफरेंट एलिमेंट्स, दो डिफरेंट कंपाउंड्स गिवन है जिसमें आपको टिन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो जब हम बात कर रहे हैं SnCl2 की तो मेरे पास क्लोरीन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, 2 का मतलब -2, तो इससे हमें ये पता चला कि ओवरऑल चार्ज 0 आना चाहिए। एक का अगर -2 है तो दूसरे का +2 होगा, तो आपके पास यहाँ पर टिन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट विल बी +2। और इसी तरीके से आपके पास जो SnCl4 है तो यहाँ पर टिन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट विल बी +4। तो ये आपके पास सिंपल सी एग्जांपल थी। सेकंड एग्जांपल उसी तरीके से आपने खुद देखनी है और सिमिलरली थर्ड एग्जांपल, ये एग्जांपल्स आपका होमवर्क है, ये आपने खुद इनको स्टडी करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। मैंने आपसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के 3 कैटेगरीज, 3 डेफिनेशन डिस्कस की थी। एक आपके पास अगर ऑक्सीजन के रिलेटिव बात करें, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो पहली डेफिनेशन यहाँ पर जिस तरह से गिवन है उसके ऊपर बात करते हैं। ऑक्सीडेशन आपके पास एक ऐसा केमिकल चेंज है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बात की जाए तो आपके पास इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है ऑक्सीडेशन के अंदर। और रिडक्शन आपके पास एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है, एक ऐसा केमिकल चेंज है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है बाय एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये देख सकते हैं, आपके पास यहाँ पर आयरन था, इसके ऊपर वैलेंसी अभी 0 है, चार्ज 0 है, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो आपके पास यहाँ पर 0 से चार्ज बढ़ गया +2 में कन्वर्ट हो गया। तो जब आपके पास चार्ज बढ़ जाएगा यानी कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाएंगे अपने अंदर से, लॉस किया जाएगा, तो उसे आप कहेंगे ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से रिडक्शन की एग्जांपल भी सेम हुई है। आपके पास क्लोरीन अभी यहाँ पर 0 अपने ऊपर वैलेंसी रखता है, इसके पास आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेबल हैं आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म में, लेकिन इसको आपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाया, तो आपके पास यहाँ पर चार्ज आ गया। और आपके पास जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इट मीन्स वहाँ पर रिडक्शन हो रही है। तो आपके पास पहली डेफिनेशन थी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। दूसरी डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। आपके पास जो दूसरी डेफिनेशन है उसमें कहा जाता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास चेंज होगा। यानी कि आपके पास ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज होंगे
और रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का डिक्रीज़ होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना के दे रहे हैं, तो कार्बन के ऊपर अभी वैलेंसी 0 है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ये आपके पास +4 में कन्वर्ट हो गया, तो आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। तो कार्बन का क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, इस वजह से यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है, आपके पास यहाँ पर 0 से +4 में कन्वर्ट हो गया, 4 आपके पास यूनिट बढ़ गए। इसी तरीके से आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में आपके पास 0 से -2 में चले गया, आपके पास डिक्रीज़ हो गया नंबर, यूनिट आपके पास कम हो गए। तो इस वजह से विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन बात की जाए तो आपके पास यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। इसी तरीके से आपके पास सेकंड यहाँ पर एग्जांपल गिवन है, इसमें भी आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम उसी मेथड से हो रहा है। तो किसी भी अगर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हो तो पीछे हमने डिस्कस किया, तो उन्हें कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। तो ये आपका पूरा टॉपिक था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। इसमें आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या आपके पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये सारी बातें डिस्कस नहीं की गई, ये सब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है जो कि काफ़ी बड़ा टॉपिक है, आपका बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इक्वेशन, जिसको आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं। अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड नाम से वाज़ेह है, आपके पास यहाँ पर आयन का इस्तेमाल हो रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल हो रहा है। तो एक ऐसा मेथड जिसमें आयन का भी जिक्र हो और इलेक्ट्रॉन्स का भी जिक्र हो, तो यहाँ पर आपने इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए सीखना है कि आप बैलेंस कैसे करेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन को। अब ये जो आपका मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इस मेथड में बेसिकली आप क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं अपनी रिडॉक्स इक्वेशन को, क्योंकि आपके पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं दोनों बैलेंस होने चाहिए। किसी भी आप केमिकल रिएक्शन की बात करें तो आपके पास जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ पर आ रहा है, ये आपके पास बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ बेसिकली हम उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करेंगे, उन्हें बैलेंस करेंगे जो आपके पास वाकई ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं। सबके लिए हमें ये काम नहीं करना, सिर्फ उनके ऊपर फोकस करना है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रहे हैं। अब इसके लिए हम करते क्या हैं, हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं अपनी मॉलिक्यूलर इक्वेशन को इनटू आयनिक इक्वेशन। तो ये आपके कुछ रूल्स हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें जहन में रखने हैं, इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला आपके पास पॉइंट कहता है कि आपके पास जो आयनिक सब्सटेंसेस होंगे इनको आप आयनिक फॉर्म में लिखेंगे, सिर्फ तब लिखेंगे जब आपके आयन सेपरेटेड हैं फ्रॉम ईच अदर इन द रिएक्शन मीडियम। फॉर एग्जांपल सॉलिड NaCl की बात की जाए तो आप सोडियम आयन और क्लोरीन आयन को नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपके पास वहाँ पे एक क्रिस्टल सिस्टम है, आपके पास जो आयन्स हैं वो होल्ड टुगेदर हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो आप इनको यहाँ पर सेपरेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन में आप अपने NaCl को इंडिकेट करेंगे इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयंस, और आपके पास जो आयंस हैं सोडियम के और क्लोरीन के, ये आपके ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में नज़र आ रहे होंगे और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से हम इनको लिखेंगे। तो आपके पास फॉर एग्जांपल इनसॉल्युबल सॉल्ट जैसे कि बेरियम सल्फेट है, ये आपके पास हमेशा न्यूट्रल फॉर्म में होगा, इसको भी आप सेपरेट आउट नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट आपके पास है, सेकंड रूल आपके ये कहता है कि आपके जो पार्शली आयनाइज सब्सटेंसेस हैं इन्हें आप इनकी आयनिक फॉर्म में तब लिखेंगे जब आपके पास एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन एप्रिशिएबल होगा, यानी वो आपके पास आयनाइज करते भी हों। अब अगर आयनाइज नहीं करते तो आप उनको आयनिक फॉर्म में नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर जो वाटर है ये बहुत कम आयनाइज होता है, तो इसको आप H2O की फॉर्म में ही लिखेंगे। लेकिन आपके जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं जैसे कि HCl, HNO3, ये आपके पास आयनाइज फॉर्म में लिखे जाएंगे। लेकिन जो वीक एसिड्स हैं जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फोरस एसिड, ये सारे आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही लिखे जाएंगे, क्योंकि ये आयन फॉर्म नहीं करते। स्ट्रॉन्ग बेस इसी तरीके से आयनिक फॉर्म में लिखे जाएंगे, लेकिन जो आपके वीक बेस हैं इनको आप आयनिक फॉर्म में नहीं लिखेंगे। और लास्ट आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो आपने ख्याल रखना है वो ये कि आपके जो कॉम्प्लेक्स आइंस हैं जैसे कि फेरोसाइनाइड या फेरिक साइनाइड, ये आपके पास स्टेबल होते हैं और इन्हें आप कभी भी सेपरेट करके नहीं लिखेंगे इनटू फेरिक आइंस और आपका साइनेट। ये आपके पास स्टेबल होने की वजह से इसी तरीके से लिखे जाएंगे, आप इनको सेपरेट नहीं करके लिखेंगे। अब ये जो आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, इसको बैलेंस करने के कुछ रूल्स हैं यहाँ पर, तो ये सारे रूल्स आपने पढ़ने हैं, मैं इनको साथ साथ डिस्कस करूँगा आपके एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये 7 रूल्स हैं, ये 7 के 7 रूल्स आपने याद करने, मैं यहाँ पर आपसे एग्जाम्पल के तौर पे डिस्कस कर रहा हूँ। अब याद रहे कि आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आपने इसको स्किप कर देना है, अगर आपने वो पहले नहीं समझे तो ये आपको याद नहीं होंगे, आप ये समझ ही नहीं सकेंगे कि एग्जाम्पल हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को पॉज करेंगे, पहले आप सातों रूल्स को अच्छे से समझेंगे,
फिर आप इस वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करेंगे और यहीं से आप इसको दोबारा देखना शुरू करेंगे। तो चलते हैं अपनी एग्जांपल नंबर 1 की तरफ। आपसे कहा है कि बैलेंस द ऑक्सीडेशन ऑफ H2S विद HNO3 बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आपसे कहा कि आपके दो सब्सटेंसेस हैं H2S और HNO3, इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करें। तो जो आपका सबसे पहला स्टेप है, जो सबसे पहला रूल है, वो है कि आप अपनी इक्वेशन को स्केलेटन इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें। यानी जो आपको कंपाउंड्स गिवन है इसकी आप एक स्केलेटन इक्वेशन बना दें, बिल्कुल बेसिक सी इक्वेशन, बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पता है कि आपका जब HNO3 रिएक्ट करेगा H2S से तो आपको NO नाइट्रिक ऑक्साइड बना के देगा, सल्फ़र बना के देगा और वाटर बना के देगा। अब ये तो पहला स्टेप था, आपने स्केलेटन इक्वेशन बना ली। सेकंड स्टेप आपका कहता है कि ट्रांसफॉर्म करें इसको मॉलिक्यूलर इक्वेशन को इनटू आयनिक फॉर्म। तो जो आपकी मॉलिक्यूलर इक्वेशन थी ये, इसको आप आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपका HNO3 NO3 की फॉर्म में और आपका H2S, क्योंकि ये आपके पास एक तरह से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस वजह से आप इसको आयनाइज नहीं करेंगे और इसको ऐसे ही रहने देंगे। और रिएक्शन आपके पास जब होगा तो आपको NO और सल्फ़र एज इट इज़ मिल जाएंगे। ये थी आपकी आयनिक फॉर्म। अब आपके पास यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका नाइट्रेट आयन है, और यहाँ पर क्योंकि नाइट्रोजन आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी चेंज कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर नाइट्रोजन की डिक्रीज़ हो रही है। वो किस तरीके से कि आपके पास यहाँ पर NO3 में यहाँ पर आपके पास माइनस साइन का मतलब ये कि आपके पास ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और 3 ऑक्सीजन का मतलब ये कि यहाँ पर -6, तो इस वजह से ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर -1 का आया। और अगर बात करें NO की, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो नाइट्रोजन है इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने दिए और 1 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब इसके ऊपर भी -2 वैलेंसी है, तो ओवरऑल इफेक्ट 0 हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपके पास ये 5 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। आपके पास यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ हुई है, तो डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट लीड्स इन ऑक्सीडेशन। और इसी तरीके से जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पर H2S है, क्योंकि सल्फ़र आपके पास यहाँ पर इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहा है। आपके पास यहाँ पर सल्फ़र की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो -2 थी और यहाँ पर 0 हो गई, तो -2 से 0 पे गया है, तो इस वजह से आपके पास यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब यहाँ पर हम अपने सल्फाइड आयन को यहाँ इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हमारे पास H2S वो प्रिफरेबल है, वजह उसकी है कि बहुत स्लाइटली आयनाइजेबल है आपके एसिडिक सोल्यूशन में जो नाइट्रिक एसिड का है। तो ये आपके पास इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है मॉलिक्यूलर इक्वेशन इनटू आयनिक फॉर्म। अब नाम आपका था आयनिक इलेक्ट्रॉन मेथड, यानी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आयन का वर्ड जो है वो इसलिए कि आपका एक स्टेप हो रहा है जिसमें आप आयनिक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, और अब आगे जो स्टेप आपका होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड नाम में आपके पास लिखा हुआ है कि आपके पास पहले आयनिक फॉर्म कन्वर्ट करनी है, फिर आपने उस आयनिक फॉर्म को इलेक्ट्रॉन के रिप्लेसमेंट में कन्वर्ट करनी है। तो यहाँ पर अब चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 आपका कहता है कि आप अपनी जो आयनिक इक्वेशन है इसको स्प्लिट कर लें इनटू 2 पार्शियल इक्वेशंस, यानी एक को ऑक्सीडेशन और दूसरे को रिडक्शन की फॉर्म में स्प्लिट आउट कर लें। तो मेरे पास जो रिडक्शन हो रही थी आपके पास NO3 में, वो यहाँ पर इस तरीके से हो रही थी। यहाँ पर आपके पास +5 वैलेंसी है, यहाँ पर +2 है। ये क्या कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन्स इसने दिए थे, अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिहाज से रिडक्शन हुई। और यहाँ पर आपके पास जो वैलेंसी है वो -2 की है, -2 आपके पास यहाँ पर 0 में कन्वर्ट हो गई, यानी कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस किए। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके पास स्प्लिट कर लिया आयनिक इक्वेशन को इनटू इट्स पार्शियल इक्वेशंस। अब जो आपने यहाँ पर आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया अपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की फॉर्म में, तो फोर्थ स्टेप आपका कहता है कि आप अपनी इन पार्शियल इक्वेशन को बैलेंस करें। यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर एसिडिक मीडियम है तो आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए वाटर और हाइड्रोजन आइंस को ऐड करवाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास अगर एसिडिक मीडियम हो तो आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए वाटर और हाइड्रोजन आइंस का ऐड करवाते हैं। तो आप क्या करेंगे अपने पार्शियल इक्वेशंस में, क्योंकि आपको NO3 कन्वर्ट हो रहा है NO में, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो आप बेसिकली क्या करते हैं, 2 मोल्स ऑफ वाटर ऐड करवाएंगे अपनी इस इक्वेशन के अंदर। तो इस इक्वेशन में जब आप अपने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करवाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे 3 ऑक्सीजन थे, राइट हैंड साइड पे आपके पास 1 + 2 3 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए।
अब क्योंकि यहाँ पर आपके पास 4 हाइड्रोजन और ऐड हो गए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आयंस को ऐड करवा देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ताकि आपके पास यहाँ पर कंप्लीट इक्वेशन बैलेंस हो जाए। और इसी तरीके से जब आप अपनी सेकंड इक्वेशन को देखेंगे तो आपके पास सेकंड इक्वेशन में H2S लेफ्ट हैंड साइड पे और सल्फर सिर्फ एक आपका राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे 2 हाइड्रोजन की कमी है, तो आप क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन आयंस को ऐड करवाएंगे बैलेंस करने के लिए अपने हाइड्रोजन एटम्स को। तो ये आपके पास स्टेप नंबर 4 था। अगर बेसिक मीडियम होता है तो आपके पास यहाँ पर एडिशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। आप अपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए OH आयन, हाइड्रोक्सिल आयन और अपना वाटर मॉलिक्यूल ऐड करवाते हैं रिस्पेक्टिवली टू कंप्लीट बैलेंस द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से ये आप इस्तेमाल करते हैं फॉर बेसिक मीडियम। यहाँ पर क्योंकि एसिडिक मीडियम था, इस वजह से हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए वाटर और हाइड्रोजन आयन को इस्तेमाल किया। अब इसी तरीके से जब आपने अपने बैलेंस कर लिया है तो फिफ्थ स्टेप में आप चार्ज बैलेंस करते हैं। यहाँ पर पहले आप आयन बैलेंस कर रहे थे, अब आप चार्ज बैलेंस करेंगे। तो जो चार्जेस हैं इनके ऊपर पार्शियल इक्वेशंस में आप इसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन की अगर बात की जाए, आपके पास यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन अगर ये है तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में देखा जाए तो 1 और 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, और राइट हैंड साइड पे आपके पास 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर चार्जेस हम बैलेंस करने जा रहे हैं तो आपके पास जो हाइड्रोजन है उसके पास 4 पॉजिटिव चार्ज है, तो 4 आपने प्लस के साथ लिखा, और जो आपका NO3 है नाइट्रेट है उसके पास एक नेगेटिव चार्ज है। तो जब आप इसको ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आंसर आएगा +3। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास जो चार्ज है वो बैलेंस करने के लिए +3 के साथ आपको -3 चार्ज चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड पे तो ओवरऑल चार्ज 0 है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप इसको -3 के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा देंगे, क्योंकि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है। तो सिंपली आपने 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाए, आपके पास इस इक्वेशन में बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया। और ओवरऑल अगर चार्ज देखा जाए तो अब यहाँ पर 0 है। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन की बात की जाए तो सेकंड इक्वेशन में आपके पास H2S लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज 0 है, और राइट हैंड साइड पे आपके पास हाइड्रोजन की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, +2 चार्ज है। तो आप क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करवा देंगे, तो आपके पास यहाँ पे -2 चार्ज आ जाएगा। तो ओवरऑल चार्ज आपको बैलेंस करना है, जितना चार्ज लेफ्ट हैंड साइड पे उतना ही चार्ज आपको राइट हैंड साइड पे चाहिए। अब जब आपने यहाँ पर फिफ्थ स्टेप कर लिया तो सिक्स्थ स्टेप में क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐड करवाए हैं इनको इक्वेट करते हैं, इनको दोनों तरफ इक्वल रखते हैं। यानी अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए था। अब क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। आपके पास इस पूरी इक्वेशन से 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 मोल्स ऑफ दिस, और इसी तरीके से 4 2s are 8, इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, और इसी तरीके से 2 मोल्स आपके सब में मल्टीपल हो गए। और सिमिलरली आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे इक्वेशन को तो आपकी इक्वेशन यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होने पर इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाएंगे। अब जब आप स्टेप 7 के ऊपर आएंगे, स्टेप 7 सिंपल इनको ऐड करना है ताकि आपके इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाए। ज़ाहिर है अभी आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ राइट हैंड साइड पे जब लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट होंगे। तो आपके पास पीछे जो इक्वेशन बचेगी वो इलेक्ट्रॉन से फ्री होके इक्वेशन मिलेगी। अब यहाँ पर और मज़ीद हम जो डिडक्शन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 8 हाइड्रोजन आइंस हैं, और यहाँ पर 6 हाइड्रोजन आइंस हैं। तो आपके पास ये इधर लेफ्ट हैंड साइड पे जाके 8 - 6 होके 2 हाइड्रोजन आइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ओवरऑल अब जो आपकी इक्वेशन आई दैट इज़ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इसको बैलेंस इक्वेशन आपने किया आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, और जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे वापस मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर तो आपके पास यहाँ पर जो नाइट्रेट और हाइड्रोजन है, क्योंकि दोनों आपके पास इक्वल मोल्स में, तो आप इनको 2HNO3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 2HNO3 कन्वर्ट हुए हैं इस आयनिक से मॉलिक्यूलर फॉर्म में। और अब जो आपके पास ये इक्वेशन आई, दिस इज़ अ प्रॉपरली बैलेंस्ड इक्वेशन। तो जो आप 9 क्लास में इक्वेशन बैलेंस करते थे और अभी भी इक्वेशन बैलेंस करते हैं, वो आप इस मेथड से एक्चुअली बैलेंस करते हैं। अब ये जो आपके पास आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है काफ़ी लेंदी है बहुत आसान। अगर आपको ये समझ आ जाए तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा लंबा मेथड है।
तो आप इसको एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करें, देखें, ताकि आपको ये मेथड अच्छे से आ जाए। एग्ज़ाम में आपके पास आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कुछ करने को नहीं आएगा, एमसीक्यूज़ में आपके पास आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से नहीं आएगा। एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो आपको सिंपल बैलेंस करनी है इक्वेशन, या इसमें से कोई 1-2 स्टेप्स साथ आपको करने, टोटल 7 स्टेप्स आपको बिल्कुल नहीं करने होते हैं एमसीक्यूज़ में। तो बहरहाल अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये आपकी सेकंड एग्जांपल है, सेम इसी तरीके से सारा कुछ होगा। ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है, इसे मैं डिस्कस अभी नहीं कर रहा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो बहरहाल अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स को पढ़ाने से पहले हमें कुछ पुरानी यादें ताज़ा करनी है कि जब हम 9th में पढ़ रहे थे, हमने प्रैक्टिकल किया था टाइट्रेशन का। ज़ाहिर सब करते हैं, तो टाइट्रेशन करते वक्त आप क्या करते थे, कलरलेस को पिंक कलर में या डिफरेंट कलर में सोल्यूशन बनाते थे। तो बेसिकली आप उस वक्त करते क्या थे, आप इंडिकेटर डालते थे। इंडिकेटर्स क्या हैं? इंडिकेटर्स सिंपल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि आपके पास इंडिकेटर्स आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो आपके पास इटसेल्फ वीक एसिड्स या वीक बेस होते हैं, लेकिन जब ये आपके पास रिएक्ट करते हैं तो आपको ये कलर चेंज करके बता देते हैं, इंडिकेट करके बता देते हैं। तो जो आप टाइट्रेशन करते थे, एसिड बेस टाइट्रेशन, उसमें आप इंडिकेटर डालते थे ताकि आपको पता चले कि अब आपके पास रिएक्शन हो गया और आपका ये पर्टिकुलर एसिड या ये पर्टिकुलर बेस आ गया। अब बहुत सारे इंडिकेटर्स मौजूद हैं जो आपके पास कलर चेंज करके बताते हैं कि पर्टिकुलर रेंज क्या होगी पीएच की। तो पीएच का जो टॉपिक है वो आगे हमने डिस्कस करना है। पीएच की रेंज आपको पता चल जाए तो आप बता सकते हैं कि आपका एसिड कौन सा है। यहाँ पर कुछ आपके इंडिकेटर्स डिस्कस किए हैं, जैसे कि लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थिलीन और यूनिवर्सल इंडिकेटर। आपके पास एसिड के अंदर इनका कलर क्या होगा, बेस के अंदर इनका कलर क्या होगा, और जब ये न्यूट्रल होंगे तो इनका कलर क्या होगा। तो ये सारे इंडिकेटर्स आपके बारे में बताते हैं कि आपके पास एसिड, बेस और न्यूट्रल कंडीशन में कलर्स क्या होंगे। ये कलर रिप्रेजेंट करते हैं ताकि पता चले कि आपके पास ये एसिड है या ये बेस है। अब फॉर एग्जांपल आप लिटमस पेपर लेते हैं जो कि न्यूट्रली पर्पल कलर का है। जब आपको पता नहीं है कि आप जो इस चीज़ को इस पे टेस्ट करने वाले हैं वो एसिड है या बेस, आप उसमें फॉर एग्जांपल एसिड का एक ड्रॉप गिराते हैं तो वो पर्पल से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपका ये लिटमस पेपर इंडिकेट करता है कि ये एसिड है या बेस है। अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की बात की जाए तो मिथाइल ऑरेंज हम एज अ इंडिकेटर ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात की जाए तो फिनोफ्थिलीन हम काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस। अब जो इंडिकेटर का बिहेवियर है इसको इस तरीके से समझा जाता है कि आपके पास जो अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल हैं इंडिकेटर के, और उसके साथ जो एनाइन पोजेस कर रहा है जो कि डिफरेंट कलर का है। आपके पास होता क्या है कि आपके पास जो कलर्ड और कलरलेस कंपाउंड्स हैं ये एक ही इंडिकेटर में एग्जिस्ट करते हैं। आपके पास यहाँ पर इंडिकेटर फॉर एग्जांपल एच इंडिकेटर, ये जो एच और आई एन है इसमें ये इंडिकेटर एनाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपके पास हाइड्रोजन आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आपके पास ये इंडिकेटर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट होगा टू गिव इट्स आयन, यानी कि आपके पास ये इंडिकेटर का आयन डिसोसिएट हो गया, तो आपके पास इस तरीके का एक इक्विलिब्रियम अचीव होगा। अब फॉर एग्जांपल आपके पास शुरू में ये रेड कलर का था, जैसे ही ये एनाइन अलग हुआ और कैटाइन अलग हुआ तो आपके पास अब जो सोल्यूशन था उसका कलर येलो हो गया। तो आपके इंडिकेटर्स इस तरीके से बिहेव करते हैं। अब यहाँ पर ये जो रिवर्सिबल का साइन आया है इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको चैप्टर 6 दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। आपके पास यहाँ पर ये जो कलर चेंज हुआ है, आपके पास इंडिकेटर का कलर जब ये अनडिसोसिएटेड था, मॉलिक्यूलर फॉर्म में था तो वो रेड कलर का था, जब ये एनाइन की फॉर्म में आया तो येलो कलर का हो गया। और जब इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव हो गई है और आपने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ा दी, यानी इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ाने के बाद आपके पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है इट विल शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन होगी। और जब ये लेफ़्ट की तरफ जाएगा तो आपके पास अनडिसोसिएटेड इंडिकेटर और मिलना शुरू हो जाएंगे और आपके पास यहाँ पे डोमिनेंट हो जाएगा ये आपके पास इंडिकेटर। लेकिन अगर आप यहाँ पर बेस ऐड करवा दें, जब बेस ऐड करवाएंगे तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। और जब इसकी कंसंट्रेशन रिड्यूस होगी तो ये डोमिनेट हो जाएगा और आपके पास वापस ये इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए शिफ्ट होगा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और आपके पास बेस डालने की वजह से सोल्यूशन जो है वो वापस येलो बनना शुरू हो जाएगा।
और जब ये आपका इंडिकेटर अपने न्यूट्रल फॉर्म में होगा यानी कि इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ होगी, तो आपके पास जो मिक्सचर है वो रेड और येलो कलर का मिक्सचर होगा जो कि ऑरेंज कलर का आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये पूरा आपके पास टॉपिक था इंडिकेटर्स का। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो जो हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसके ऊपर अब हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर जो एसिड और बेस डिफरेंट स्ट्रेंथ के हैं, तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, पीछे हम ये टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा, आपके पास जितने भी एसिड और बेस हैं ये आपके एक्वस सोल्यूशन में आयनाइज हो जाते हैं ताकि आपको हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन मिलना शुरू हो जाए। तो आपके पास जितनी मिकदार में ये सब्सटेंसेस आयनाइज होंगे, अब हर केस में ये सेम नहीं होंगे, लेकिन ये जो एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन है इसको रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या परसेंटेज डिसोसिएशन से। तो ये पीछे मैं डिस्कस कर चुका हूँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी कहते हैं। इट इज़ द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयनाइज टू द टोटल नंबर ऑफ डिजॉल्व्ड मॉलिक्यूल्स। ये आपके पास एक रेशो है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करवा दें तो आपको परसेंट भी मिल जाती है। तो आपके पास आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये अल्फ़ा यानी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आप निकाल सकते हैं, और ये जो रेशो है ये आपको रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास कितना कोई भी एसिड या कितना कोई भी बेस डिज़ोल्व हो गया, डिसोसिएट हो गया। अब फॉर एग्जांपल आपके पास जो HCl है इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.9 से 0.95 तक है। अगर इसको परसेंटेज फॉर्म में लिखा जाए तो 90 से 95% ये आयनाइज हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि हर 100 मॉलिक्यूल में से 90 से 95 मॉलिक्यूल्स HCl के आयनाइज हो जाते हैं इन एक्वस सोल्यूशन। अब इस आपके डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के मुताबिक अगर आपके पास हाई परसेंटेज आ रही है तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस है, और अगर लो परसेंटेज आ रही है तो इसका मतलब वो वीक है। अब यहाँ पर आपको टेबल में कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपको एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बताया हुआ है। तो ये आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक एसिड है, इसी तरीके से ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक बेस यहाँ पर गिवन है। तो इनके साथ इनकी परसेंटेजेस भी लिखी हैं कि किस बुनियाद पे आपको कहा जा रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग है और वीक है। तो दूसरा आपका कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर आता है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट या ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर अपनी एक थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा था कि आपके पास जो एसिड है इट इज़ अ प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि आपका एक हाइड्रोजन है, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन 1 होता है, न्यूट्रॉन 0, और उसके आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 1 होता है। तो अगर आपका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए तो पीछे जो आपका न्यूक्लियस रह गया इसके अंदर प्रोटॉन सिर्फ 1 है। तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ मेरा जो हाइड्रोजन आयन है बेसिकली इट इज़ अ प्रोटॉन। तो जो बात आर्हेनियस ने की थी वही बात ऑलमोस्ट यहाँ पर भी सेम उन्होंने की है कि आपको जो प्रोटॉन डोनर है यानी कि जो हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है वो आपके पास एसिड है, और बेस आपके पास क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एसिड है HA, फॉर एग्जांपल HCl लेते हैं। जब आप इसको रिएक्ट करवाएंगे H2O के साथ तो ये आपको हाइड्रोजन निकाल के इस वाटर के साथ अटैच करके देगा, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया H3O पॉजिटिव में, और जो क्लोरीन था ये आपके पास यहाँ पर अकेला रह गया। अब इस इक्वेशन को देखें अगर तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब यहाँ पे कोई ना कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जो हमने नाम दिया वो दिया है डिसोसिएशन कांस्टेंट का। तो यहाँ पर एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़ाहिर है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आप फॉर्मूले से डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकाल सकते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का। इसी तरीके से आपके पास यहाँ एक टेबल गिवन है जिसमें रिप्रेजेंट किया है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होंगे। अब यहाँ पर टेबल के ऊपर बात की जाए तो आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और क्लोरो एसिटिक एसिड ये सारे गिवन है। अगर आप इनकी वैल्यूज़ देखें तो क्लोरो एसिटिक एसिड आपके पास जो है वो स्ट्रॉन्गर है देन फॉर्मिक एसिड। वजह उसकी है कि पावर -3 है और इसकी पावर -4 है। तो क्योंकि आपके पास यहाँ पर एसिटिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वजह उसकी है कि -3 और -4 में छोटी वैल्यू -4 है, तो इस वजह से यहाँ पर स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड है ये। तो आपके पास यहाँ पर pH की बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास जो एसिड हैं उनकी pH की वैल्यू बहुत लो होती है। जैसे अगर बात की जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, इनकी pH वैल्यू बहुत कम है। और सिमिलरली बात की जाए बेसिस की तो स्ट्रॉन्ग बेस वो हैं जिनकी pH की वैल्यू हाई होती है। अगला टॉपिक हमारा pH के ऊपर ही है। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिक आपको पहले पता होना चाहिए कि अगर आपके पास pH की वैल्यू हाई है
तो वो आपके पास बेस हैं, और pH की वैल्यू लो है यानी कि बहुत छोटी है तो वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। लेकिन अगर आपके पास वीक एसिड और वीक बेस की बात की जाए तो वो नियर टू 7 वैल्यू आ रही होती है, क्योंकि 7 pH आपके पास वाटर की होती है और वाटर आपके पास न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो न्यूट्रल सब्सटेंस के करीब आपके पास जो भी वैल्यू होगी वो आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि वीक एसिड या वीक बेस कहलाएंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आपको एसिटिक एसिड और अमोनिया सोल्यूशन गिवन है। तो चलते हैं pH के ऊपर। तो pH हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। आपके पास pH की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द सिंपल नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो आपके पास एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, आपके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, इसकी वैल्यू बहुत लो होती है, तो इन्होंने एक नया मेथड दिया, कॉन्सेप्ट दिया pH का, जिससे हम एक स्केल बना सकते थे और फिर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की मदद से बता सकते थे कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है। तो जो आपका वाटर है इट ऑल्सो एक्ट एज अ एसिड एंड अ बेस। तो आपके पास ऐसा वाटर जिस तरह आपके पास है, ऐसे सब्सटेंसेस एम्फोटेरिक नेचर रखते हैं यानी डुअल नेचर रखते हैं। आपके पास यहाँ पर एसिड के तौर पे बिहेव करते हैं और बेस के तौर पे बिहेव करते हैं। तो अगर बात की जाए अमोनिया और वाटर की, आपका जो अमोनिया है ये आपके पास रिएक्ट करेगा वाटर से। वाटर यहाँ पर एज अ प्रोटॉन डोनर बिहेव करेगा और यहाँ पर जो आपका एसिड है वो अमोनिया के तौर पे बिहेव करेगा, और आप ये भी कह सकते हैं कि ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, और आपको मिलेगा क्या यहाँ से, अमोनियम आयन। तो जो आपका वाटर है ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। प्रोटॉन डोनर क्या होता है, एसिड। आपका एसिड जब बनेगा आपके साथ साथ बेस अमोनियम बनेगा, और इस तरीके से जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है दैट इज़ बेस, और ये बन रहा है आपके पास H3O पॉजिटिव आयन से। तो अगर इक्वेशन की तौर पे बात करें तो अगर मैं एसिड ऐड कर रहा हूँ यानी वाटर और अमोनिया मेरे पास है, वाटर एक्ट कर रहा है एज अ एसिड, ये आपके पास अपना एक हाइड्रोजन अमोनिया को देगा यहाँ से, और ख़ुद अमोनियम रेडिकल और हाइड्रोक्सिल आयन बन जाएगा। इसी तरीके से बात करते हैं वाटर की HCl में, क्योंकि ये आपका कहलाता है वीक बेस, ये आपका कहलाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जब मैं वाटर को रिएक्ट करवा रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो अब ये हाइड्रोजन निकल के इधर वाटर में ऐड हो रहा है, आपको H3O आयन बना के दे रहा है, और आपका क्लोरीन बाहर अलग हो रहा है। तो बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जो आपके पास प्रोटॉन डोनेट कर रहा है वो आपका एसिड है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो आपका बेस है। प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन आयन। अब जो हमारे पास वाटर है, क्योंकि ये डुअल नेचर रखता है, ये आयनाइज होता है स्लाइटली, और जब ये प्रोड्यूस करता है आयन तो H3O और OH आयन प्रोड्यूस करता है। आपका जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजरमेंट की जाती है तो आपका जो पानी है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी कंसंट्रेशन आती है 1×10⁻⁷ मोलर फॉर ईच हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। अब आयन प्रोडक्ट कांस्टेंट का आपको अगर कॉन्सेप्ट याद हो तो यहाँ पर आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर आपको पता है कि अगर आपके पास हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन गिवन हो, आप इनका प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ आयन प्रोडक्ट कांस्टेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आयन प्रोडक्ट कांस्टेंट या आयन प्रोडक्ट की वैल्यू 1×10⁻⁴ मोलर है। और यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना है कि आपके पास एसिडिक सोल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन हमेशा ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोक्सिल आयन, लेकिन इन बेसिक सोल्यूशन आपके पास जो कंसंट्रेशन ऑफ H3O आयन है ये लेस देन OH आयन होगी। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए pH आपके पास एक कन्वीनियंट वे था जिसमें आप एसिडिटी और बेसिसिटी मालूम कर सकते थे डाइल्यूट सॉल्यूशंस की, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन की। तो pH में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, pH इज़ द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये आपका pH है किसी भी सोल्यूशन का। अब अगर आपको लॉग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपके पास माइनस साइन यहाँ पर इधर आके पावर बन जाएगा, और आपको पता है इन्वर्स में ये जाके पावर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल यहाँ पर गिवन है जिसमें आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन गिवन है, आपसे कहे pH निकालें। तो pH निकालने का सिंपल सा तरीका है, आपके पास 10⁻⁷, ये आपके पास माइनस लॉग के साथ है। आपको पता है कि आपके पास ये पावर पीछे आके इस तरीके से लिखी जा सकती है, और log 10 आपको पता है 1 के बराबर होता है, माइनस माइनस प्लस log 10 1 के बराबर, यानी कि 7 इसकी pH आ गई। तो आपके पास किसी भी सोल्यूशन की pH इस तरह निकाल सकती है अगर आपको पावर में इस तरह वैल्यू गिवन हो 10 की पावर में। तो जो pH आपके पास 7 आई है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये न्यूट्रल सोल्यूशन की pH है। अगर एसिडिक सोल्यूशन की बात की जाए तो pH वैल्यू 7 से लो होगी,
और अगर बेसिक सोल्यूशन की बात की जाए तो pH वैल्यू 7 से हाई होगी, ग्रेटर देन 7 होगी। यहाँ पर pH स्केल आपको गिवन है। इसके मुताबिक यहाँ पर जो 7 है ये न्यूट्रल पोजीशन है। जब आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो एसिडिक और इस डायरेक्शन में जाएंगे तो बेसिक होगा। 0 आपके पास इसका मतलब इंतहाई एसिडिक, 14 का मतलब इंतहाई बेसिक सोल्यूशन है। तो बेसिकली pH स्केल से हमें क्या पता चलता है कि नंबर आपका एक कोई भी दे दिया जाए उससे हम इंडिकेट कर सकते हैं एसिडिटी या बेसिसिटी, दोनों चीज़ें। तो यहाँ पर pH स्केल की ये इंपॉर्टेंस है। अब हम इंडिकेटर से pH भी मालूम कर सकते हैं किसी भी सोल्यूशन की। हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर्स आते हैं। हम क्या करते हैं, अपने इंडिकेटर्स को मिक्स करते हैं और आपके पास जो कलर चेंज हो रहा है वो डिफरेंट एसिडिटी में मालूम किया जा सकता है। बहुत सारे केमिकल मैन्युफैक्चरर्स ने एक ऐसा डेवलप कर लिया है यूनिवर्सल इंडिकेटर जो किसी एक स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स के थ्रू जाता है और एसिडिटी चेंज को मेजर करता है। और फिर उस कलर के ऊपर हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि pH नंबर क्या आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर रेड पे 0 है, ऑरेंज पे 3 pH होगी, येलो पे 6 pH। इस तरह से आपके पास ये कलर के हिसाब से pH की वैल्यूज़ को डिफ़ाइन कर दिया गया है। तो ये आपके पास एक और मेथड है pH को फाइंड करने का। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर प्रिसाइज मेजरमेंट करनी हो तो आप pH मीटर्स ले सकते हैं। pH मीटर्स बेसिकली क्या होते हैं, एक ग्लास ट्यूब इलेक्ट्रोड्स के होते हैं। ग्लास इलेक्ट्रोड इनमें होता है, ये बहुत डेलिकेट होता है, अगर इसको ज़रा सी मिस हैंडल करेंगे तो ये टूट जाएगा। आप क्या करते हैं, इसको डिप करते हैं सोल्यूशन के अंदर और फिर आपके पास जो pH की रीडिंग आती है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है, पॉइंट्स के अंदर होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास डिस्टिल वाटर की pH 7 है, मिल्क की 6.6 है, ब्लड की 7.3 है। ये 3 वैल्यूज़ तो आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा आपके पास और भी डिफरेंट सब्सटेंसेस की डिफरेंट pH लिखी हुई है। तो ये सारे आपके पास pH मीटर से निकाले जा सकते हैं, आपके पास एक्यूरेट आंसर आता है। अब चलते हैं कुछ एग्जांपल की तरफ, एक दो एग्जांपल देखते हैं ताकि आपके pH के MCQs अगर आएँ तो आप आसानी से कर सकें। तो यहाँ पर आपको पहली एग्जांपल में पूछा है व्हाट इज़ द pH ऑफ 0.004 मोल पर डेसीमीटर क्यूब HCl, यानी कि आपको ये मोलर क्वांटिटी दे दी। अब आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ज़ाहिर pH की बात की है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी HCl में। तो मेरे पास 0.004 लिखा जा सकता है 4.0 × 10⁻³ अब log 4 × 10⁻³ का मतलब आपके पास ये -log4 अलग होगा। मल्टीप्लाई का साइन पॉजिटिव में प्लस साइन में कन्वर्ट होता है, आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी है। और इस तरीके से लॉग मल्टीप्लाई होगा 10⁻³ से। अब जो आपके पास log 4 है ये आपके पास -0.6, क्योंकि माइनस साइन यहाँ चलता आ रहा है, प्लस ये पावर पीछे आके माइनस माइनस प्लस 3 में कन्वर्ट हो गई और आपके पास आंसर जो आया pH का वो 2.4 आया। इसी तरीके से आपकी सेकंड एग्जांपल है, आपसे कहा है कि pH ऑफ अ सॉल्यूशन गिवन है, कंप्यूट करें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो दो मेथड है यहाँ पे करने के, या तो आप इसमें कहें कि pH गिवन है तो इसका मतलब जो इसमें एक्सपोनेंट होगा वो 10⁻⁻⁹ होगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। अब 10⁻⁻⁹ को ब्रेक करने का तरीका ये, या तो आप इसमें कहें कि आपके पास 10⁻⁻0.63 × 10⁻⁹ है, या आपके पास 10⁻0.37 × 10⁻⁻10 है। आपके पास यहाँ पर इस तरीके से 10⁻0.37 2.34 और इंटू 10⁻⁻10 एज इट इज़। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि बफर्स है। बफर क्या है, आपके पास ऐसा सोल्यूशन जो आप किसी भी अपने सोल्यूशन में ऐड करते हैं ताकि जो pH का चेंज है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए या रेजिस्ट करे चेंज इन pH को। तो किसी भी आप सोल्यूशन में नॉर्मली अगर देखते हैं तो pH आपकी कांस्टेंट नहीं होती है, आपके पास ये चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डिस्टिल्ड वाटर है इसकी pH कभी भी 7 नहीं होती, ये आपके पास pH को चेंज करता रहता है। अब जब भी डिस्टिल्ड वाटर आप लें उसको ग्लास में डालें, वो क्या करेगा, आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, और या आपके पास जो ग्लास के सिलिकेट्स हैं इसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से आपके पास जो pH है वो चेंज होती रहती है। अब pH को कंट्रोल करने के लिए कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग सिस्टम है, उसमें क्या किया है, आपके पास जो ब्लड है उसकी pH फिक्स होती है 7.3। अल्लाह ताला ने बफर्स शुरू से ही डाले हुए, आपके पास जो इंसान है उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल हो रही है, तो आपके पास यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंड में कार्बोनिक एसिड में भी कन्वर्ट हो रही है, लेकिन आपके ब्लड की pH चेंज नहीं हो रही।
अब कुदरती तौर पे आपके पास ब्लड जो है उसकी पीएच कांस्टेंट है, लेकिन अनटिल अनलेस आप उसमें कोई एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड ना खुद से डालें तो आपके पास ब्लड की पीएच भी चेंज नहीं होती। तो बेसिकली अल्लाह ताला ने हमारे अंदर तो बफ़र रखे हुए हैं, हम क्या करते हैं अपने दूसरे सोल्यूशन के अंदर बफ़र सोल्यूशन बना के डालते हैं ताकि आपके पास एक ऐसा सोल्यूशन बन जाए जो टेंड्स टू रेजिस्ट चेंज करे, यानी कि जो आपकी पीएच है उसके अंदर चेंज को रेजिस्ट करे। ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं बफ़र्स। तो बफ़र सोल्यूशन आपके पास स्पेसिफिक पीएच वैल्यू रखते हैं और ये आपके पास कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं होते बल्कि हाफ न्यूट्रलाइजिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। और जो आपके पास बफर सोल्यूशन है दैट कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय हाफ न्यूट्रलाइजिंग अ सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। आप क्या करते हैं, हाफ न्यूट्रलाइजेशन करवाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास बफर सोल्यूशन है एसिटिक एसिड का जो कि एक वीक एसिड है। इसमें आपने मिक्स किया है सोडियम एसीटेट को जो कि आपके पास सॉल्ट बना है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस। आपके पास एसिटिक एसिड से ही सोडियम एसीटेट बना है लेकिन ये आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। इसी तरीके से आप अमोनियम सोल्यूशन लेते हैं, ये आपके पास वीक बेस है, इसे आप मिक्स करवाते हैं अमोनियम क्लोराइड से जो कि इसी से बना है बाय रिएक्टिंग विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये सारे आपके पास एग्जांपल हैं बफर सोल्यूशन की। आप क्या कर रहे हैं, अपने एसिटिक एसिड में सोडियम एसीटेट डाल रहे हैं, ये बफर सोल्यूशन बन गया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम क्लोराइड डाल रहे हैं, ये आपका बफर सोल्यूशन बन गया। अब अगर एक्चुअल प्रैक्टिस में देखा जाए तो हमारे बफर सोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते हैं, पेचीदा होते हैं, सोफिस्टिकेटेड होते हैं। ये आपके पास बायोकेमिस्ट्री की फील्ड में स्पेसिफिकली डेवलप किए गए हैं। तो जो हमारे पास बफर हैं ब्लड के अंदर, ये ज़्यादा कार्बोनिक एसिड हैं, ये इटसेल्फ वीक एसिड होते हैं और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास अंदर मौजूद हैं उनके साथ ये कंबाइन करके बफर बनाते हैं। और इनका अगर हमें फंक्शनिंग बेटर समझनी है तो बफर सोल्यूशन की फंक्शनिंग समझने के लिए हमें डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम समझना होगा ऑफ वीक एसिड। तो फॉर एग्जांपल बात करते हैं अपने सोडियम एसीटेट की और अपना एसिटिक एसिड की। तो एसिटिक एसिड आपके पास आयनाइज होगा इस तरीके से दो आयंस में, और इसी तरीके से आपके पास जो एसीटेट है सोडियम एसीटेट, ये भी आपको CH3COO ग्रुप बना के देगा, साथ में आपको सोडियम भी आयन मिलेगा। तो ये जो आपके पास एसीटेट आयंस दोनों के पास से आए हैं, ये एसीटेट आयंस की वजह से बफर यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। अब होगा क्या, जब भी आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी एसीटेट आयंस की तो आपके पास कंसंट्रेशन इनकी इंक्रीज़ होने की वजह से ये वापस ओरिजिनल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे। तो जो आपके पास इक्विलिब्रियम है दैट विल शिफ्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट और आपके पास जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है ये रिड्यूस हो जाएगी। और जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन रिड्यूस होगी तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर पीएच भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, यानी कि पीएच आपके पास एसिडिक मीडियम से बेसिक की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। और आपके पास इस वजह से जो आपके पास अनडिसोसिएटेड एसिडिक एसिड है ये ज़्यादा मिलना शुरू होगा। अब किसी भी सॉल्यूशन में अगर उसके हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को कम कर दिया जाए तो उसकी जो पीएच है वो कांस्टेंट हो जाती है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। और अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या अल्कली उसमें ऐड भी कर दिया जाए तो यहाँ पर आपके पास बहुत थोड़ा चेंज आता है पीएच के अंदर। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर ऐड भी करवा देते हैं अपने एसिड को, यानी कि एडिशनल हाइड्रोजन आयन दे देते हैं सोल्यूशन के अंदर, तो होगा क्या, आपके पास यहाँ पर जो ये आयंस था एसीटेट आयन में ये जाके हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा और वापस आपको एसिटिक एसिड बना के दे देगा। अब क्योंकि एसिटिक एसिड हमारे पास अनडिसोसिएटेड होता है, ये वापस आपके पास इस तरीके से मिल जाएगा और आपके पास पीएच में चेंज नहीं आएगा, जो आपके पास ओरिजिनल पीएच थी वही आपकी रिमेन रहेगी। अब ये तो बात हमने की एसिड के लिहाज से। अगर हम बेस के लिहाज से बात करें तो हम फॉर एग्जांपल स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ऐड कर रहे हैं NaOH, तो आपके पास ये जो OH आयन है ये आपके पास जाके इससे रिएक्ट करेगा और आपके पास ये H2O बनाएगा और आपको दोबारा से एसीटेट आयन मिल जाएगा। तो फ़ायदा बेसिकली ये होता है बफर के ऐड करने का कि वो मौका ही नहीं देता, जैसे ही आप कोई भी एसिड या बेस डालते हैं उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है फ़ौरन से जाके रिएक्ट करेगा और न्यूट्रलाइज़ कर देगा। अब ये जो न्यूट्रलाइज़ की टर्म है ये हमने आगे समझी न्यूट्रलाइजेशन के टॉपिक में। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को आप कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो जब भी दो सब्सटेंसेस ज़्यादातर एसिड और बेस हैविंग अपोजिट प्रॉपर्टीज़ आर अलाउड टू रिएक्ट, आपके पास सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा, ऐसे रिएक्शन को आप कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अब एसिड और बेस दोनों इंतहाई हार्मफुल हैं हमारे लिए, लेकिन सॉल्ट और वाटर हम ऑलमोस्ट रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे बात करें तो HCl
और NaOH हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ही इंतहाई ख़तरनाक है अगर हम इनको कंज्यूम कर लें, लेकिन ये आपको रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर NaCl और वाटर बना के देते हैं और ये दोनों ही हम ऑलमोस्ट रेगुलर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर कुछ टाइप आपकी डिस्कस की जाती हैं कि आपके पास रिएक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के दरमियान अगर हुआ है तो लाजमी नहीं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो, आपके पास पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर तो आपके पास कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गई, लेकिन आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड की टर्म में बात की जाए तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड और NaOH रिएक्ट करवा रहे हैं तो पहले आपको सोडियम और HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट अलग पहले रिएक्ट करेंगे और वाटर बना के देगा। फिर सेकंड स्टेप में यहाँ पर आपको सोडियम सल्फेट और वाटर दोबारा मिलेगा। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर ये पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, आपको कंप्लीट आयनाइज करके नहीं मिल रहा हाइड्रोजन आयन। यहाँ पर आपके पास जो एक हाइड्रोजन है ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इस तरीके से आपके पास जितने भी रिएक्शन होंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के, उसमें हाइड्रोजन आयन रिएक्ट करेगा और आपके हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना के देगा। तो बेसिकली आपके एसिड से हाइड्रोजन निकलेगा, बेस से हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा और आपको कंबाइन करके ये वाटर बना के देंगे और आपस में मिलके सॉल्ट बना के देंगे। तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। अब आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में 3 टाइप के सॉल्ट मिलते हैं, एक नॉर्मल सॉल्ट, दूसरा एसिडिक सॉल्ट, तीसरा बेसिक सॉल्ट। अब अगर आपके पास रिएक्शन होगा विद स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो आपके पास इस तरीके से 3 डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी ऑफ सॉल्ट्स। अब यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है। ये चैप्टर इंतहाई अहम है क्योंकि कॉन्सेप्चुअली भी बहुत आपके पास इम्पोर्टेंस रखता है और वैसे भी अगर देखा जाए तो आगे चल के इस चैप्टर ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना है हर फील्ड के अंदर। और इस चैप्टर को समझने से पहले मैंने शुरू में भी कहा था, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि 9th क्लास का एक दफ़ा चैप्टर नंबर 7 दोबारा से पढ़ लें, क्योंकि जितनी भी बेसिक्स हैं वो चैप्टर नंबर 7 9th क्लास की किताब में लिखी हुई हैं। यहाँ पर बेसिक्स नहीं लिखी, यहाँ पर बेसिक्स मैंने कोशिश की है कि साथ साथ समझा दूँ, लेकिन अगर आपको सही तरीके से इस चैप्टर को समझना है तो पहले वहाँ पर जाएं, चैप्टर नंबर 7 उठाएं 9th क्लास का और उसे एक दफ़ा स्टडी करें। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की है, काफ़ी एक एक पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।